पिंपल्स के प्रॉब्लम्स, स्किन क्वालिटी से हर कोई डर चुका है आज। इसलिए डॉक्टर आंचल पंत के साथ हमारी ये वाले कॉन्वर्सेशंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सारे भारतीय गर्लफ्रेंड्स अपने बॉयफ्रेंड्स को क्यों कहते हैं कि सनस्क्रीन लगाओ? क्योंकि हमारे स्किन इतना प्रोन होता है टू डेवलप डार्क स्पॉट्स। जितना हम धूप से बचे उतना हमारा स्किन बेटर रहता है। डार्क स्पॉट्स को झट से निकालने के लिए एक एमडी डॉक्टर की एडवाइस क्या है? नींबू का रस लगाने से कुछ नहीं होगा। प्लीज नींबू ना लगाए, वो एक्चुअली स्किन को और सेंसिटिव बना देता है टुवर्ड्स इफेक्ट ऑफ द सन। ऑरेंज के पील को क्रश करके अपनी स्किन में लगाना, एप्पल साइडर विनेगर स्किन में लगाना, बिल्कुल भी ऐसा चीज ना करें। अब हम बात करेंगे सबसे वियर्ड फेस मास्क के बारे में। जो मैंने इंटरनेट में देखा है, वो मेंस्ट्रुअल ब्लड लगाने वाला जो ट्रेंड आया था, ओ माय गॉड, लाइक प्लीज नहीं, ऐसी चीजें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। जस्ट स्टिक टू कन्वेंशनल गुड ओल्ड मॉइस्चराइजर एंड सनस्क्रीन। एक बहुत कॉमन इंडियन प्रॉब्लम है विच इज sunken eyes एंड डार्क सर्कल्स। इंडियन फेशियल स्ट्रक्चर इज सच दैट वी आर जस्ट प्रोन टू डेवलप डार्क सर्कल्स। अगर आपकी आंखों के नीचे गड्ढे हैं तो वो क्रीम से नहीं जाएंगे, उसमें फिर क्या हमें देसी स्किन केयर मास्क यूज करने चाहिए, जैसे कि मुल्तानी मिट्टी का बेसन? एज अ डर्मेटोलॉजिस्ट मैं फिजिकल स्क्रब्स बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करती। क्या कोरियन स्किन केयर मास्क यूज करने चाहिए? कोरियन मास्क आर एक्सट्रीमली पॉपुलर, लेकिन जब भी हम कोरियन ब्यूटी के बारे में बात करते हैं, हमें लगता है कि अगर उनके प्रोडक्ट्स यूज करेंगे तो उनके जैसे स्किन हो जाएंगे, जो बिल्कुल भी नहीं होगी। दोस्तों, जब आप मीडिया इंडस्ट्री में काम करते हो, आपकी स्किन आपकी एक स्किल बन जाती है। तो मीडिया इंडस्ट्री से जो चीज़ें आप स्किन केयर और हेयर केयर एंड जनरली लुक्स के बारे में सीखते हो, ऐसी एडुकेशन ना भारत के लिए एक्सेसिबल अक्सर नहीं होती, क्योंकि जो हमारे देश के बेस्ट डर्मैट्स हैं थोड़े से महंगे होते हैं। टीआरएस के इस एपिसोड के थ्रू मेरी कोशिश ये रही है कि आप सारों को बहुत ज़्यादा स्किन केयर बेस्ड नॉलेज मिल जाए फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि मैं मानता हूँ कि स्किन इश्यूज़ आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। पिंपल्स के इश्यूज़, डी पिगमेंटेशन के इश्यूज़, पिगमेंटेशन के इश्यूज़, स्किन इश्यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। और साइंस अब इतना ज़्यादा एडवांस कर चुका है कि अगर आपने एक हाईली क्वालिफाइड डर्मैट की बातें सुनी तो आपके स्किन को बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिलेंगे। आज की गेस्ट है डॉक्टर आंचल पंत, हमारे देश की वन ऑफ द टॉप डर्मेटोलॉजिस्ट। आई होप यू एन्जॉय टुडेज एपिसोड। फट 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 करके बहुत ज़्यादा नॉलेज निकल कर आई है स्किन केयर से रिलेटेड। दिस इज़ वन ऑफ द अल्टीमेट स्किन केयर बेस्ड एपिसोड्स। तो चाहे आप पिंपल से डील कर रहे हो, एजिंग इशू से डील कर रहे हो, ऑल योर स्किन केयर क्वेश्चंस आर आंसर्ड इन दिस एपिसोड। अगर आपको अपनी खुद की स्किन की क्वालिटी बढ़ानी है, दिस इज़ द एपिसोड फॉर यू। ये एक पॉडकास्ट आपके लिए लाइफ लॉन्ग काम करेगा। That's the power of this episode. Enjoy Dr. Anchal Pant on TRS and make sure you follow her on her social media handles. But for now, this is the special Skincare 101 episode. आज TRS पर एक स्किन केयर स्पेशल है, हर किसी के लिए, क्योंकि हर कोई डर चुका है। डॉक्टर आंचल पंत, आपका स्वागत है। Thank you. आप एक एम्स के ग्रेजुएट हो, वो सुनकर मैं डर गया। पर मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अपनी खुद की स्किन क्वालिटी, अपनी खुद की एजिंग प्रोसेस और पिंपल्स के प्रॉब्लम से हर कोई डर चुका है आज, स्पेशली 90s किड्स, 2000s किड्स। हम सभी को स्किन केयर रिलेटेड प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए डर्मैट्स के साथ हमारी ये वाले कॉन्वर्सेशंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपका स्वागत है TRS में। Thank you so much. 2 सवाल मुझे साथ में पूछना है। पहला सवाल ये है कि बहुत सारे लिसनर्स स्टूडेंट्स हैं, यंग प्रोफेशनल्स हैं, तो उनके दिमाग में हेल्थ केयर या स्किन केयर के बारे में सोचने से पहले बजट्स के सवाल आते हैं। तो बेसिकली कैसे पता रहता है कि किस डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए इन टर्म्स ऑफ बजट? मतलब मान लो किसी की कंसल्टेशन फ़ी 500 रुपीज़ की है और दूसरे डर्मेटोलॉजिस्ट की 5000 की है, तो एज अ कंज्यूमर आपको क्या ध्यान में रखना चाहिए? ये फर्स्ट हाफ है सवाल का। और सवाल का दूसरा हिस्सा ये है कि एज अ पेशेंट आपको कब डर्मैट को विजिट करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आप घर पे बैठ के सॉल्व कर सकते हो।
तो इन दोनों सवालों को आंसर कर दीजिए। तो अगर आप कंसल्टिंग फ़ीस के बारे में बात कर रहे हो तो ये डॉक्टर के एक्सपीरियंस के ऊपर और कहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि यूजुअली 10 इयर्स के ज़्यादा अगर एक्सपीरियंस्ड डर्मेटोलॉजिस्ट है तो वो यूजुअली 1500 to 3000 रुपीज़ का उनका कंसल्टिंग फ़ीस होता है। और मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में थोड़ा ज़्यादा होता है उनका कंसल्टिंग फ़ीस कंपेयर टू स्मॉलर सिटीज़, तो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। और देखिए आपने जैसे पूछा कि कैसे अपना बेस्ट डर्मेटोलॉजिस्ट आप चूज़ करो, तो उसमें भी थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि आजकल इतना ज़्यादा आपको इंस्टाग्राम में सारे डोमैट्स भी है, वहाँ से भी आप थोड़ा सा वाइब चेक जैसे हम बोलते हैं वो भी आप कर सकते हो कि हु विल फिट योर काइंड ऑफ सेंसिबिलिटीज़। उसके साथ साथ हाँ थोड़ा सा आप रिव्यूज़ पढ़ सकते हो, थोड़ा अपने दोस्तों के साथ भी पूछ सकते हो। सी वर्ड ऑफ माउथ इज़ द बेस्ट काइंड ऑफ वे टू जज। तो ऐसे करके आप एक डर्मेटोलॉजिस्ट को जीरो डाउन कर सकते हो। लेकिन डर्मेटोलॉजिस्ट एक ढूंढना भी थोड़ा सा टाइम और एफर्ट लगता है, शायद 1-2 बार आपको जानी पड़े तब जाके आपको पता चलेगा कि हाँ ये जो डर्मेटोलॉजिस्ट है आपकी रिक्वायरमेंट से अलाइन करते हैं। सही डर्मेट को ढूंढना डेटिंग की तरह होता है यस ना? ये क्यों होता है पर? तो देखिए डर्मेटोलॉजिस्ट का ना मतलब एक थोड़ा सा मुश्किल एक चीज़ ये है कि आप चाहते हो कि प्रॉब्लम सॉल्व करे, पर आप ये भी नहीं चाहते हो को वो प्रॉब्लम को इतना बड़ा बनाए कि द पर्सन बिकम्स इनसिक्योर। तो लाइक अगर कोई आ रहा है मेरे पास और मुझे दिखता है कि उनकी थोड़ी सी स्कार थोड़ी प्रोमिनेंट है जो मैं बेटर कर सकती हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि बेटर करूँ, लेकिन मैं पॉइंट भी नहीं करना चाहती अगर वो उसको अफेक्ट नहीं कर रहा है। तो मेरे कंसल्टिंग रूम से बाहर जाने के बाद उसको नई प्रॉब्लम में नहीं देना चाहती कि अरे मैंने तो इसके बारे में सोचा ही नहीं था। अभी नाउ इफ़ आई से दैट ओ योर लिप्स आर थिन देन दैट्स ऑल दे सी। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। सो इट्स अ वेरी फाइन लाइन दैट वी ट्रेड ऑलवेज। और हमेशा पता होना चाहिए कि पेशेंट किस चीज़ के लिए आए हैं, तो उसी को पहले एड्रेस करो, ना कि उनको थोड़ा कॉन्शियस बनाओ उनके लुक्स के ऊपर बट देन ऑल्सो यू वॉन्ट टू ट्रीट एंड गिव द बेस्ट ट्रीटमेंट। वो तो एक है ही जो आप बेस्ट कर सकते हो पेशेंट के लिए, वो तो आप चाहोगे ही करना, लेकिन ऐसा भी नहीं कि उनमें कुछ इनसिक्योरिटी आप इंस्टिल करो जो पहले थी ही नहीं। तो वो थोड़ा सा रहता है। आई थिंक कि स्किन एज अ सब्जेक्ट एक बहुत डीप सब्जेक्ट है, मतलब बहुत सारे अलग फैक्टर्स रहते हैं। पर मैं थोड़े से फियर और इनसिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से बात करूँगा आज। हम बेसिकली एक इंसान की ज़िंदगी को 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे और मेरे अकॉर्डिंग उन 3 हिस्सों की वजह से स्किन की क्वालिटी इम्प्रूव होती है या डिक्रीज़ होती है। ठीक है, वो 3 सेगमेंट्स 3 चैप्टर्स मेरे लिए है फूड, सन और तीसरा फैक्टर है लाइफस्टाइल फैक्टर्स, जो सारे मिसलेनियस फैक्टर्स हैं। तो चाहे हम पिंपल्स की बात कर रहे हो या एजिंग की बात कर रहे हो, जनरली स्पीकिंग बॉडी में एक चीज़ होती है जिसका नाम है इन्फ्लेमेशन। आप एक एमडी डर्मैट हो, आपसे ये पूछना चाहूँगा कि क्या मोस्टली सारे स्किन प्रॉब्लम्स आपके बॉडी के इन्फ्लेमेशन से रिलेटेड हैं? हाँ, इन्फ्लेमेशन तो एक बेसिक चेंज होता ही है जब भी एक कुछ भी डिजीज़ के बारे में आप बात करो, मेन उसका स्टार्ट ही इन्फ्लेमेशन से ही होता है। मतलब आपके बिल्कुल। बॉडी के अंदर गर्माहट की वजह से थोड़ी सूजन हो जाती है, उस सूजन की वजह से आपके स्किन हेयर अफेक्ट हो जाता है। हाँ, जो आपने बोला जो मतलब बॉडी के अंदर कुछ इन्फ्लेमेशन की वजह से स्किन में चेंजेस आए वो एक चीज़ है, और सिर्फ स्किन में इन्फ्लेमेशन की वजह से वहाँ पे चेंज आए वो भी अलग है। तो ऐसा नहीं है कि सारी स्किन की डिजीज़ेज़ आपकी इंटरनल ऑर्गन्स को अफेक्ट करके ही होती है, ऑफ कोर्स नॉट। कुछ चीज़ें और बहुत सारी स्किन डिजीज़ ऐसे होते हैं सिर्फ स्किन को अफेक्ट करती है और सिर्फ स्किन के लेवल में इन्फ्लेमेशन होती है, तो वो भी है। ओके, मैंने बहुत बार इसके बारे में बात करी है शो पर कि मेरे खुद के बहुत ज़्यादा पिंपल्स होते थे 20s के दौरान, मतलब अप टिल एज 28 29, और मैंने बहुत सारे चीज़ों को ट्राई किया। फाइनली मैंने खुद का एक सिस्टम बना दिया कि इन फूड्स की वजह से, इन फैक्टर्स की वजह से मुझे पिंपल्स हो रहे हैं। और अब क्योंकि मैं एक मीडिया प्रोफेशनल हूँ, मेरा काम ऑन स्क्रीन का रहता है, मैं बहुत ध्यान से अपने फूड्स को सिलेक्ट करता हूँ, अपनी लाइफस्टाइल को डिज़ाइन करता हूँ। पर लॉन्ग टर्म में पिछले 15 सालों में मैंने ये सीखा है कि एटलीस्ट मेरे लिए मेरे फूड्स बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं मेरे पेट को एंड देयरफॉर मेरे स्किन को। आपके जितने भी पेशेंट्स आपके पास आते हैं सिमिलर प्रॉब्लम्स? बिल्कुल। तो जब आप एक्ने के बारे में बात कर रहे हो तो डेफ़िनेटली
और डेयरी प्रोडक्ट्स को अवॉइड करना और शुगर को अवॉइड करना तो हम बोलते ही हैं सबको। एंड स्टडीज़ में भी प्रूव किया गया है कि जो डेयरी प्रोडक्ट्स है वो बॉडी में हार्मोन्स को बढ़ाता है, एंड्रोजन्स को बढ़ाता है, फिर वो स्टिमुलेट करता है आपके ग्लैंड्स को थोड़ा और ज़्यादा ऑयल बनाने के लिए। और मिल्क इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर वो भी बढ़ाती है बॉडी में, तो उससे भी वो जो सिबेशियस ग्लैंड है जो तेल बनाता है उसकी सिक्रीशन स्टिमुलेट होती है, तो उससे भी एक्ने ज़्यादा बढ़ते हैं। सेम चीज़ शुगर भी करता है, शुगर भी इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर को बढ़ाता है, उसकी वजह से एक्ने ज़्यादा होते हैं। तो मिल्क प्रोडक्ट्स और शुगर तो मैं डेफिनेटली बोलूँगी सबको अवॉइड करना है अगर आपके एकदम इन्फ्लेम्ड एक्ने है तो। उसके साथ साथ देखो जंक फूड तो अवॉइड करनी है ही। उसका भी कुछ खास अच्छा असर तो होता नहीं है स्किन में, लेकिन स्किन को ना आप ऐसे देखिए कि जो भी बॉडी के लिए हेल्दी होता है वो स्किन के लिए भी अच्छा होता है, जो बॉडी के लिए हेल्दी नहीं होता वो स्किन के लिए भी हेल्दी नहीं होता। तो एकदम होलिस्टिक वे में आप अगर लेंगे कि सिर्फ स्किन को अच्छा करना नहीं, सिर्फ आप पूरे बॉडी को अच्छा करने के लिए क्या आप खा सकते हो, क्या चीज़ कर सकते हो, तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आपको स्किन में भी दिखेगी। ओके, थोड़ा सा डेयरी और शुगर के बारे में बात करते हैं। हाँ। और प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस के साथ भी, ये मैं खुद के एक्सपीरियंस से बात कर रहा हूँ। डॉक्टर आप प्लीज़ एज अ डॉक्टर मुझे करेक्ट करो, ठीक है। मैं मोस्टली डिज़र्ट से, मिठाई, केक जो भी, उनसे थोड़ा सा दूर रहता हूँ। अगर स्वीट की क्रेविंग होती है मैं फ्रूट खा लेता हूँ, और वो भी कम, और वो भी सुबह सुबह, ना कि रात में, एज मच एज पॉसिबल। प्लस जितना हो सके मैं टेबल शुगर के बदले या तो स्टीविया ऐड करता हूँ, या मंक फ्रूट नाम की एक चीज़ होती है उसे ऐड करता हूँ। वो एक स्वीटनर ही है। मैं खुद वो आर्टिफिशियल स्वीटनर से थोड़ा दूर रहता हूँ, क्योंकि मैंने ये देखा कि मेरे पेट में सूजन हो जाती है आर्टिफिशियल स्वीटनर्स की वजह से। एंड मोस्टली अगर मुझे सच में वो शुगर की क्रेविंग हो रही है, मैं थोड़ा सा गुड़ खा लेता हूँ। बट इफेक्टिवली मैं डिज़र्ट को दूर रख रहा हूँ अपनी लाइफ से, केक, मिठाई को दूर रख रहा हूँ, पेस्ट्री। सही सही है। Okay. एकदम सही है, बिल्कुल। आप शुगर का इंटेक जितना बेटर कम करोगे उतना आपकी स्किन में जल्दी से रिजल्ट्स आएंगे और उतना जल्दी आपका स्किन भी बेटर दिखेगा। शुगर ना स्किन को थोड़ा ड्राई और डिहाइड्रेट भी करता है, और थोड़ा रिंकलिंग भी आपको लगती है कि ज़्यादा दिख रही है। और शुगर का सिर्फ शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट तो है ही एक्ने, लॉन्ग टर्म में भी वो एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स हम बोलते हैं वो करता है। तो शुगर बाइंड करता है प्रोटीन के साथ अपनी स्किन में, फिर वो ना प्रोटीन मतलब जो हमारे स्किन में कोलेजन है उसको एकदम ब्रेकेबल, एकदम जो इलास्टिसिटी है उसको कम कर देती है, तो जल्दी से ब्रेकेज हो जाती है और हीलिंग प्रोसेस भी डिले हो जाती है। कोलेजन आपकी स्किन को यंग, करेक्ट, look देता यंग, प्लायबल, यूथफुल दिखाने के लिए जो कोलेजन ज़रूरत होती है उसको थोड़ा सा वो इनफ्लेक्सिबल, थोड़ा स्टिफ बना देता है। तो इसीलिए भी हम बोलते हैं कि लॉन्ग टर्म भी अगर आप शुगर अवॉइड करोगे फ्रॉम एक्ने पर्सपेक्टिव और ईजिंग पर्सपेक्टिव, दोनों से आपको फ़ायदा मिलेगा। ओके। पता है वेस्ट में एक बहुत मशहूर कहावत है, कहते हैं कि इफ़ यू वांट टू गेट रिड ऑफ इन्फ्लेमेशन, गेट रिड ऑफ शुगर। ये मैंने बहुत हेल्थ एक्सपर्ट्स को बिल्कुल। बोलते हुए सुना है। हम्म, एज एन एमडी डॉक्टर आप अग्री करते हो? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। एक और प्रैक्टिकल चीज़ बताऊंगा। मेरा खुद का एक स्वीट टूथ हुआ करता था, यानी कि बचपन में, स्पेशली टीनेज में, जब मैं 10th और 12th के लिए पढ़ाई कर रहा था, शुगर की क्रेविंग होती थी। मुझे गुलाब जामुन खाने थे, लिटरली गुलाब जामुन खाने थे। बट अभी डाइट के बारे में जानकर, आप जैसे डॉक्टर्स से बात करके, मैंने सीखा कि डिजर्ट्स मेक यू फैट द फास्टेस्ट। मोटापा बिल्कुल। बहुत झट से बढ़ जाता है Yes. डिजर्ट्स की वजह से, एज कम्पेयर टू ऑलमोस्ट एनी अदर फूड। इफ यू कंपेयर लाइक शुगर एंड फ्राइड फूड, आई वुड से शुगर डेफिनेटली ज़्यादा आपके हार्म करेगी और जल्दी से आपको बॉडी में हार्मफुल इफेक्ट्स उसके दिखेंगे। तो हाँ, शुगर डेफिनेटली अवॉइड करोगे तो आपके स्किन में, हेल्थ में इम्प्रूवमेंट जल्दी से ही दिखती है। ओके। हमने सब्स्टिट्यूट्स की बात भी कर ली। हम्म। अभी मुझे डेयरी के बारे में भी बात करना है। ये मैंने खुद के बॉडी में भी देखा है, और मेरे आसपास के जितने भी दोस्त हैं जो मेरे एज के हैं, उन सारों ने डेयरी को छोड़ दिया है। उन सारों की स्किन अफेक्ट हो जाती है एक ग्लास दूध पीकर। ये मैं दूध की बुराई नहीं कर रहा हूँ, पर जो शहर में हमें दूध मिलता है उसकी बुराई कर रहा हूँ। बिल्कुल। ठीक है। शायद जब आप पहाड़ों में जाते हो, आप नेपाल से हो ना, आई एम श्योर कि जब आप कुदरत के पास जाकर वो नेचुरल गाय की दूध पीते हो, मे बी इट्स नॉट द सेम इफेक्ट, आई डोंट नो, बट डेफिनेटली जो दूध हमें शहरों में मिलता है उससे स्किन प्रॉब्लम्स होते ही होते हैं, आई एम कन्विंस्ड। हाँ, वो तो है ही। और मिल्क स्टॉप करने के बाद आपको लगेगा 2-3 वीक्स में ही आपके एक्ने थोड़े से कम हो जाते हैं। तो मिल्क और एक्ने का तो रिलेशन है ही।
तो वो जितना आप अवॉइड करोगे उतना बेटर। और क्योंकि हमारे इंडियन स्वीट्स में दोनों होते हैं, शुगर और मिल्क बेस्ड ही होता है सारे इंडियन स्वीट्स, तो इसको अवॉइड करना इतना मुश्किल हो जाता है। तो हाँ, तो और आपको एक चीज़ और समझना ज़रूरी है कि शुगर क्रेविंग ना आप जितना कंट्रोल करोगे उतना जल्दी आपको आसानी होगी बाद में। लाइक शुरू के बस 1 महीना 2 महीना थोड़ी सी मुश्किल होती है, उसके बाद जब आपकी बॉडी यूज्ड हो जाती है तो इतना क्रेविंग भी नहीं होती। तो जस्ट वो टाइड ओवर कीजिए, अबाउट 4 to 6 वीक्स थोड़ी सी मुश्किल होती है, उसके बाद फिर आपको इतना ज़्यादा क्रेविंग भी नहीं होती है शुगर की। और ना एक और बात है कि अगर आप फिटनेस में जाते हो, अगर आप एक्सरसाइज करना शुरू करते हो ना, तो आप नेचुरली हेल्दी ऑप्शंस चूज़ करते हो, क्योंकि आपको पता है कि वो डिज़र्ट में कितना कैलोरीज होता है। आपने इतना 45 मिनट्स या 1 आवर 1.5 आवर जिम में स्पेंड किया है, तो उसको आप नलीफाई नहीं करना चाहते, तो आप ऑटोमेटिकली सबकॉन्शियसली हेल्दी चॉइसेस बनाना शुरू करते हो। तो नॉट जस्ट कि आप सिर्फ डाइट में फोकस करो और सिर्फ आप अवॉइड करने की कोशिश करो, आप उसके साथ साथ थोड़ा सा एक्टिविटी भी अपने लाइफ में लाओ, थोड़ा सा आप एक्सरसाइज भी करना शुरू करोगे, तो देखना आपके ऑटोमेटिकली हेल्दी चॉइसेस होने लगेंगे। तो दैट विल ऑल्सो हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट स्किन में। ओके, एक और चीज़ कहना चाहूँगा दूध के बारे में। चीज़ और वे प्रोटीन की वजह से भी मैंने देखा कि मेरी बॉडी में बहुत ज़्यादा पिंपल्स हो जाते थे। मतलब मैं अगर एक स्लाइस पिज़्ज़ा भी खाता हूँ तो ब्रेकआउट स्टार्ट हो जाता है। तो वे प्रोटीन इज तो डेफिनेटली रिलेटेड। वे प्रोटीन की वजह से बहुत सारे बैक में पिंपल आ जाते हैं सडनली, जो जिम जाना शुरू करते हैं जिनके। तो अगर आपकी अचानक से बैक में पिंपल्स आ रहे हैं, चेस्ट में पिंपल आ रहे हैं, तो यू वांट टू लुक इनटू द इनटेक ऑफ प्रोटीन। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन्स, वे प्रोटीन दैट यू टॉकिंग अबाउट। येस, और पिज्ज़ा तो मतलब पूरी कॉम्बिनेशन हो गई, उसमें है मैदा भी, उसमें फिर है टमेटो का सॉस, फिर है चीज़, तो दैट होल कॉम्बिनेशन डेफिनेटली कैन बी अ लिटिल इन्फ्लेमेटरी, वो तो है। ओके, एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि जो भी गाइडलाइंस हम यहाँ दे रहे हैं ये एक्ने प्रोन स्किन के लिए। Yes. कुछ लोगों को दूध पीने के बाद भी कुछ नहीं होता। आई डोंट नो व्हाई। तो जेनेटिक्स का तो इम्पैक्ट है ही। आपकी बॉडी में कुछ चीज़ कैसे रिएक्ट करेगी, मेरी बॉडी में कैसे रिएक्ट करेगी, वो बिल्कुल अलग होती है। तो इसीलिए जो हम जनरलाइज्ड जो स्टेटमेंट्स बनाते हैं उसमें भी थोड़ा सा नुआंस होना ज़रूरी है, क्योंकि हम जो भी गाइडलाइंस देते हैं वो बहुत सारे लोगों को स्टडी करने के बाद करते हैं। तो जब भी मैं कुछ बताती हूँ लोग बोलते हैं कि नहीं, मेरी मदर ने तो ये किया है, उनमें तो कुछ इम्पैक्ट नहीं आया, मेरी दादी ने ये किया है, उनमें कुछ इम्पैक्ट नहीं आया। लेकिन ऐसा नहीं होता है। अब हर इंसान का जेनेटिक इम्पैक्ट अलग होता है, जेनेटिक मेकअप अलग होता है, उनमें कैसा चीज़ें इम्पैक्ट करती है वो भी अलग होती है, तो वो समझना भी ज़रूरी है। लेकिन बहुत लोगों को स्टडी करने के बाद जो भी इन्फ्रेंस निकला है उसके बारे में अगर हम बात करें तो डेफिनेटली शुगर और मिल्क इन्फ्लेमेटरी होती है, वो जितना आप कम करो उतना बेटर। ओके, एक आखिरी सवाल डेयरी से रिलेटेड। मैं आज भी पनीर खाता हूँ प्रोटीन के लिए। पनीर की वजह से मेरे चेहरे पर कुछ नहीं होता। तो मैंने एक डाइटिशियन से पूछा था कि ये क्यों होता है, तो उन्होंने कहा था कि जब पनीर बनता है तो आई बिलीव लैक्टोज या लैक्टेज वो पीछे रह जाता है। एज इन वो जो पनीर का पानी सेपरेट हो जाता है, आप बेसिकली वो सॉलिड पनीर को खा रहे हो, उसमें पिंपल कॉजिंग चीज़ें नहीं होती है। करेक्ट? पनीर इज सेफ, यस, पनीर यू कैन टेक, नॉट अ प्रॉब्लम। फॉर दैट मैटर इवन कर्ड is also fine. सेम लॉजिक। Yes. कि जब आप दही या पनीर बना रहे हो तो वो जो पानी पीछे रह जाता है वही पानी आपको पिंपल्स दे सकता है। तो वही पानी का कॉन्सेंट्रेशन ही तो होता है वे प्रोटीन के जो पाउडर्स बनते हैं। तो हाँ, तो अगर आप प्रोटीन इन द फॉर्म ऑफ पनीर ले रहे हो दैट्स फाइन, शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। उसी पानी को वे कहते हैं ना? ओके, ठीक है, मूविंग ऑन। क्या हम अब भी फूड और स्किन के लिंकेज को ज़्यादा समझ रहे हैं साइंटिफिकली स्पीकिंग? हम पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं अभी तक भी उसमें बिल्कुल और ज़्यादा स्टडीज़ चाहिए और ज़्यादा रिसर्च चाहिए, और वो लिंक हमें पूरा पाथवे पता करने में अभी और टाइम लगेगा एग्जैक्ट लेकिन ये 2 चीज़ें का तो है ही लिंकेज। लेकिन हाँ, बाकी चीज़ों का क्या इम्पैक्ट रहेगा वो उसमें और ज़्यादा स्टडीज़ करने की डेफिनेटली ज़रूरत है। ओके, हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करना है, इसलिए एक आखिरी सवाल पूछूंगा आपको फूड रिलेटेड, और वो सवाल है दारू के बारे में। क्या शराब और स्किन की क्वालिटी लिंक्ड होती है? एब्सोल्युटली लिंक्ड होती है। आप नोटिस करोगे आफ्टर 1 नाइट ऑफ हेवी ड्रिंकिंग, नेक्स्ट डे आप सुबह अपने चेहरे को देखना कैसा फील करता है, वो ड्राई स्ट्रेची, आपके आंखों के नीचे पफीनेस आती है, आई बैग्स थोड़े प्रोमिनेंट हो जाते हैं, आपकी स्किन एकदम ड्राई लगती है, लिप्स ड्राई लगती है, तो वो तो इम्पैक्ट होती ही है, स्किन में चेंजेस आते ही है। तो देखो, अल्कोहल इज़ ऑल्सो इन्फ्लेमेटरी एट द एंड ऑफ द डे, तो उससे भी जो आपके स्किन में चेंजेस आएंगी
वो तो दिखेंगे ही, और डिहाइड्रेशन, और उसके साथ साथ लॉन्ग टर्म अल्कोहल पीने का तो बिल्कुल नेगेटिव इम्पैक्ट होता है स्किन में, वो तो है। और हम वही बोलते हैं कि अगर आप हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार भी आप ड्रिंकिंग कर रहे हो तो उसको 7/7 ORS पिए या हाइड्रेट आप प्रॉपरली करें, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या आपने कहा 7/7? ORS, ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन, ओके। नेक्स्ट डे आप ले सकते हो, उससे भी थोड़ा सा आपको स्किन को हाइड्रेशन मिलने में हेल्प करेगी। लेकिन नींबू पानी? या नींबू पानी से भी ज़्यादा इट्स अ कॉन्कॉक्शन ऑफ शुगर, सॉल्ट एंड वाटर। ओके। तो उसका प्रॉपर प्रोपोर्शंस में अगर आप पियोगे तो बॉडी वो प्रॉपर इलेक्ट्रोलाइट्स अब्जॉर्ब कर पाती है, तो दैट इज़ अ बेटर ऑप्शन। वरना डेफिनेटली अल्कोहल इनटेक का तो इम्पैक्ट है ही। और हाँ, बहुत लोग ये बोलते हैं कि 1 ग्लास ऑफ वाइन इज़ गुड फॉर हेल्थ। ये आई थिंक काफ़ी हद तक ये मिथ बस्ट हो गई है। और हाँ, क्योंकि रेड वाइन में है फ्लेवोनॉइड्स जो होते हैं, थोड़े से एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होते हैं उसमें, लेकिन आई थिंक हमारे पास बहुत सारे बाकी चीज़ें हैं जिससे हम एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ का इम्पैक्ट हम बेटर ले सकते हैं। तो अल्कोहल जितना आप अवॉइड करो उतना बेटर है स्किन के कंडीशन से, और डेफिनेटली। वहीं फ्लेवोनॉइड्स आपको ग्रेप से भी मिल जाएंगे, हाँ, जिससे बिल्कुल। वाइन बनता है। हाँ, उसके बदले ग्रेप्स खा लो। यस। ओके। फिर भी अल्कोहल से रिलेटेड मैं कुछ चीज़ों के बारे में पूछना चाहूँगा। मेरे एक दोस्त है द लिवर डॉक ट्विटर पे, वो शो पर भी आए, वो एक्चुअली लिवर के डॉक्टर हैं। उन्होंने इतने सारे लिवर रिलेटेड केसेस देखे हैं अपनी लाइफ में कि अब वो 1 ग्लास वाइन भी साल में एक बार भी पीते नहीं। मतलब वो पूरी तरह से टी टोटलर बन चुके। मैं भी पूरा टी टोटलर हूँ काफ़ी सालों से। मेरी वजह ये थी कि मुझे मसल मास बढ़ाना था, मुझे बस हेल्दी रहना था, क्योंकि एक आदमी का टेस्टोस्टेरोन बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो जाता है। आई एम श्योर कि विमेन के हार्मोनल सिस्टम्स भी अफेक्ट हो जाते हैं, राइट? बिल्कुल, यस। एज अ डॉक्टर आप अल्कोहल से रिलेटेड आइडियल एडवाइस क्या दोगे और प्रैक्टिकल एडवाइस क्या दोगे? Ideal advice would obviously be not to consume, and practical advice would be कि हफ्ते में 2 ड्रिंक से ज़्यादा ना ले। 2 ड्रिंक से ज़्यादा? या हफ्ते में एक बार कौन से लेना ड्रिंक? तो हम यूजुअली बोलते हैं कि अगर आप बियर पी रहे हो तो 2 पाइंट से ज़्यादा नहीं। और अल्कोहल के साथ साथ जो इनिबिशन आती है ना, उसके बाद आप भूल जाते हो, डाइट भी भूल जाते हो, आप कुछ भी खाने लग जाते हो, यू डू दैट अनहेल्दी स्नैकिंग एंड मंचिंग, उसका भी गलत इम्पैक्ट होता है। देखो, अल्कोहल में तो है ही शुगर, तो वो तो प्रॉब्लम करेगा ही। उसके साथ साथ बिकॉज ऑफ द चॉइसेस दैट यू मेक जब आप इनिब्रिटेड स्टेट में होते हो, तो दैट कैज ऑल्सो हैज़ अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द हेल्थ। तो हाँ, ये तो दोनों वे से जितना आप अवॉइड करो उतना बेटर। आप कोई भी प्रोसेस्ड खाना खा लो, उसमें से बॉडी में कुछ ना कुछ डैमेज तो होगा। इट्स बेस्ट कि आप पैकेट से निकला हुआ खाना ना खाएं, एक आइडियल केस सिनेरियो में। जितना कम हो सकता है उतना। हाँ, वेस्ट में एक पॉपुलर डाइट है पेलियो डाइट। यहाँ बेसिक लॉजिक यही होता है कि आप नॉन वेज खा लो, वेज खा लो, बस फ्रेश खाना होना चाहिए, पैकेट से नहीं निकाल के खाना चाहिए। और वो बहुत झट से आपको रिजल्ट्स दे देता है इन टर्म्स ऑफ फिटनेस ट्रांसफॉर्मेशन। बिल्कुल, क्योंकि उसमें प्रिजर्वेटिव्स जो ऐड किया जाता है, उसमें इतना हाई सॉल्ट इंटेक होता है। आप देखो ना, पैकेज फूड में सॉल्ट और शुगर की वजह से ही वो इतना शेल्फ लाइफ उनकी बढ़ती है। तो वो आप इतना इंटेक करोगे तो डेफिनेटली हम बहुत ज़्यादा शुगर की हार्मफुल इफेक्ट्स के बारे में बात करते हैं, लेकिन एक्सेस सॉल्ट ऑल्सो हैज़ अ लॉट ऑफ हार्मफुल इम्पैक्ट ऑन द बॉडी। ब्लड प्रेशर इतना बढ़ जाना, स्किन को ड्राई होना, वाटर रिटेंशन होना, ये सब भी चीज़ें होती है हाई सॉल्ट इंटेक की वजह से। तो ये सॉल्ट और शुगर की हाई मात्रा जो होती है प्रोसेस्ड फूड में, इसकी वजह से जितना आप अवॉइड करो डेफिनेटली वो बेटर है। पता है, हेल्थ की दुनिया में कीटो डाइट वाले झगड़ रहे हैं कार्निवोर डाइट वाले के साथ, वो झगड़ रहे हैं पेलियो डाइट वालों के साथ, वो झगड़ रहे हैं वीगन डाइट वालों के साथ। ब्रायन जॉनसन जो इमॉर्टैलिटी को चेस कर रहे हैं, यानी कि वो अपने बॉडी को ऐसे हैक कर रहे हैं, बायो हैकिंग। बायो हैकिंग की वजह से एजिंग रिवर्स हो जाए एंड एट द सेम टाइम उनकी डेथ को बहुत ज़्यादा दूर कर। तो मैंने उनसे पूछा कि आप कितने साल के लिए जीना चाहते हो? वो बोले कि मैं मरना नहीं चाहता हूँ, और उस टारगेट को दिमाग में रख कर वो आगे बढ़ रहे हैं लाइफ के साथ। तो उन्होंने कहा इन सारे डाइट्स में कॉमनैलिटी ये है कि ये सारे एलिमिनेशन डाइट है। बेसिकली आप प्रोसेस्ड खाना अपनी लाइफ से हटा रहे हो, और ये इन सारों की कॉमन पॉजिटिव चीज़ है। आम इंसान ने अगर ये किया, झट से फिटनेस में फ़ायदे मिल जाते हैं। आई फील कि स्किन और हेयर की क्वालिटी भी बढ़ती है। डेफिनेटली। और पता है, ऐसा कुछ डाइट नहीं होता जो पूरे वर्ल्ड वाइड सबको सूट करे। आप कौन सी रीजन में बिलोंग करते हो, आप कौन सी एल्टीट्यूड में रह रहे हो, आप कैसे खाना खा के बड़े हुए हो,
वो सबका भी इम्पैक्ट होता है। ऐसा नहीं है कि बिकॉज वो अमेरिकन्स को हेल्प कर रहा है वो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ डाइट और इंडियंस को भी वही अडॉप्ट करनी चाहिए, ऐसा नहीं होता है। जो आपके लोकल मार्केट में मिलता है वो आप चीज़ें अपने डाइट में इंक्लूड करिए। बस बेसिकली हाँ, थोड़ा सा प्रोटीन इंटेक हमारा कम होता है, उसको आप ध्यान में रखते हुए हमेशा डाइट एक फॉर्मुलेट कीजिए कि प्रोटीन का इंटेक प्रॉपर हो। उसके साथ साथ आप जितना हो सके उतना गो लोकल, वो भी एक अच्छा वे होता है अपने डाइट को प्रॉपर और क्लीन रखने का। अगर मुझे अनन्या पांडे या दीपिका पादुकोण जैसी स्किन चाहिए तो आज मुझे क्या करना चाहिए? जेनेटिक्स वो लोग इतने खूबसूरत है। तो एक चीज़ भी है, हम जब भी सेलिब्रिटीज़ को देखते हैं तो मेरे पास भी आते हैं लोग फ़ोटोज़ लेके मुझे इनकी तरह दिखना है और इनका ऐसे। तो सेलिब्रिटी का ना एक टाइप का उनका होता ही है फेशियल स्ट्रक्चर, बोन स्ट्रक्चर, लाइक दीपिका पादुकोण's जॉ लाइन, शी इज़ गोइंग टू एज बेटर। जो उनकी स्ट्रक्चर होती है, जो उनका फेशियल फीचर्स इतने शार्प होते हैं, और इवन फॉर अनन्या पांडे शी हैज सच अ स्लिम फेस, तो उन सब की एजिंग भी थोड़ी सी अलग टाइप की होती है, टाइटर होती है उनकी स्किन। तो हाँ, वो भी है। उसके साथ साथ दे आर वेरी वेरी पर्टिकुलर अबाउट देयर डाइट, लाइफस्टाइल। वो कभी भी जिम मिस नहीं करेंगे, वो कभी भी ऐसे इधर उधर के खाना नहीं खाएंगे। आप सिर्फ एंड प्रोडक्ट देख रहे हो, लेकिन उसमें कितना काम जाता है वो हम नज़रअंदाज कर देते हैं। हमें लगता है कि नहीं, कुछ क्रीम लगा के, कुछ सीरम लगा के उनकी जैसी स्किन हो जाएगी। बिल्कुल नहीं, आप उनकी लाइफस्टाइल भी तो देखो, वो कितना ख्याल रखते हैं वैसा दिखने के लिए, वो भी इंपॉर्टेंट है। एंड ऑफ कोर्स जेनेटिक्स प्ले अ ह्यूज रोल। Plus regular dermat visits. Yes, definitely. Regular dermat visits are very, very important. So I'm not saying that आपको हर महीने जाके डर्मैट को विजिट करनी है, लेकिन एक बेसिक कंसल्टेशन आप टीनेजर्स में आपके स्किन को पता करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए एक बार कीजिए। फिर उसके बाद इवन इफ वंस इन अ ईयर आप जाके अपना स्किन एनालिसिस करते हो और उसको फॉलो करते हो, दैट इज़ ऑल्सो गुड। हाँ, अगर किसी का एक्ने है तो हम उनको बुलाते हैं एवरी 2 to 3 months या 2 to 3 weeks, जब तक वो सेटल हो जाता है। फिर एक बार सेटल हो जाए तो फिर वो इवन वंस एवरी 6 months भी आए तो दैट इज़ इनफ। क्या होती है स्किन एनालिसिस? तो हम बेसिकली आपके स्किन को थोड़ा नज़दीकी से देखते हैं, आपकी क्या एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट्स है आपकी स्किन की, आपकी स्किन टाइप कैसी है, आपकी ड्राई स्किन है, नॉर्मल, कॉम्बिनेशन स्किन है, ऑयली स्किन है, और आपकी एक्ने प्रोन स्किन है, क्या ओपन पोर्स है, क्या आपको है थोड़ी टेंडेंसी डार्क स्पॉट्स होने की। और क्योंकि इंडियन पॉपुलेशन में मेलाज्मा, जो झाइयाँ हम बोलते हैं, वो इतने कॉमन होते हैं, तो जितना जल्दी वो पकड़ में आ जाए उतना बेटर होता है आपको लाइफस्टाइल में चेंजेस करने के लिए और उसको कंट्रोल करने के लिए। तो हमेशा एक अ बेसिक कंसल्ट इन योर टीनेज ईयर्स एंड इन अर्ली 20s कैन बी रियली हेल्पफुल, ताकि वो थोड़े से जो ट्रिगर्स हैं हम तभी के तभी सप्रेस कर ले और आपके स्किन को प्रॉपरली एग्जामिन करने के बाद एक रूटीन फॉलो करे, तो उसका इम्पैक्ट और उसका रिजल्ट्स डेफिनेटली बेटर होते हैं। जो मैंने पहले आपसे पूछा कि एज अ कंज्यूमर, एज अ पेशेंट, आपको कब डर्मैट के पास जाना चाहिए, मतलब इन व्हाट कंडीशन? तो देखिए, मैं तो बोलूँगी कि एज अ टीनेजर एक बार आप विजिट कीजिए एक बेसिक स्किन केयर रूटीन के लिए। फिर उसके बाद वंस एवरी 1 to 2 years ऑल्सो यू कैन गो एंड विजिट जस्ट टू नो इफ यू आर ऑन द राइट ट्रैक और नॉट। उसके अलावा आजकल देखिए, पहले तो ऐसा होता था कि सिर्फ जब स्किन में प्रॉब्लम होती थी, खुजली हो गई, एक्ने हो गई, रेडनेस हो गया, कुछ एलर्जी हो गई, तभी लोग डर्मैट के पास जाते थे। लेकिन नाउ थैंक्स टू सोशल मीडिया एंड अवेयरनेस, पीपल डू वैल्यू गुड स्किन, तो उसकी वजह से वो एक स्किन के रूटीन बनाने के लिए भी आते हैं, और डर्मैट्स के पास वो एक रूटीन बनाने के लिए, अपनी स्किन को अंडरस्टैंड करने के लिए, अपनी स्किन के नीड्स को अंडरस्टैंड करने के लिए भी विजिट करते हैं, ताकि प्रिवेंटिव मेजर्स हम ले सके अर्ली। ओके, अब हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में भारत में बात होनी चाहिए। सनस्क्रीन को यूज़ करने के बाद मैंने एक्चुअली अपनी खुद की स्किन में इम्प्रूवमेंट देखी है, ग्लो ज़्यादा बढ़ गया है। आई डोंट नो वाई, मेरे को एग्जैक्ट साइंस नहीं समझता। मुझे बस ये पता है कि स्किन के अलग अलग लेयर्स होते हैं और किसी डीप लेयर को सन अफेक्ट करता है। बट आप प्लीज़ पहले तो एक प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव से समझाइए कि सारे भारतीय गर्लफ्रेंड्स अपने बॉयफ्रेंड्स को क्यों कहते हैं कि सनस्क्रीन लगाओ भाई, क्यों? अगर आप मुझे पूछेंगे कि सिर्फ मैं 2 ही प्रोडक्ट यूज़ करूँगा और कुछ भी अपने स्किन में नहीं लगाऊंगा, तो मैं बोलूँगी एक फेस वॉश से अपना चेहरा रात को धोइए और सुबह के टाइम पे एक सनस्क्रीन लगाइए। ये तो एकदम बेसिक चीज़ होती है। उसके साथ अगर मॉइस्चराइज़र भी लगाओगे तो बेस्ट, तो धूप से बचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। डर की बात नहीं है, ऑफ कोर्स डरना तो नहीं चाहिए, लेकिन सावधानी परखनी चाहिए। और क्योंकि हमारे स्किन इतना प्रोन होता है टू डेवलप डार्क स्पॉट्स, जितना हम धूप से बचे उतना हमारा स्किन बेटर
रहता है। क्या भारतीय स्किन ज़्यादा अफेक्ट हो जाती है? हाँ, बिल्कुल, क्योंकि देखिए जो हमारे स्किन होता है उसमें 2 लेयर होते हैं, ऊपर की एपिडर्मिस और नीचे की डर्मिस। एपिडर्मिस के जो सबसे नीचे का भाग होता है बेसल लेयर, उसमें होते हैं मेलानोसाइट्स जो बनाती है मेलानिन। तो जब भी आप धूप में जाते हो तो ये मेलानोसाइट्स और ज़्यादा एक्टिव होते हैं, मेलानिन बना लेते हैं और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन भी ज़्यादा हो जाती है। तो वो और ज़्यादा फैलती है, ऊपर आती है स्किन की, तो इसकी वजह से डार्कनिंग होती है। तो टैनिंग से बचना, डार्क स्पॉट्स से बचना, अगर आपकी एक्ने है और वो डार्क स्पॉट छोड़ रही है तो उसके टाइम पे भी आपको सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, ताकि वो डार्क स्पॉट ना छोड़े। और हमारी स्किन में जैसे हम एज करते हैं ना, डलनेस और अनइवन स्किन टोन और ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है वर्सेस रिंकलिंग। तो जो स्किन की क्वालिटी जो डिटेरियोरेट होती है सन की वजह से, वो सारे इफ़ेक्ट्स को हम कम कर सकते हैं अगर हम सनस्क्रीन रेगुलरली यूज़ करते हैं तो। ओके, हमारी टीम ने एक्चुअली फ़ोटो ढूँढी है। ये मैंने सालों पहले देखी थी, बट आई डिडंट बिलीव इट। तो फ़ोटो देखकर आप ही समझाइए कि एग्ज़ैक्टली क्या ओह है? या! कहा ये जा रहा है बहुत ही इंटरेस्टिंग फ़ोटोग्राफ है। 28 years of sun exposure made the left side of this truck driver's face look राइट। 20 years older. हुँ, बेसिकली ये इंसान ट्रक चलाता है और सिर्फ एक ही साइड से धूप उनके चेहरे को करेक्ट। हिट करती है। तो दोनों साइड में इतना ज़्यादा फ़र्क है। हुँ। ये साइंटिफिकली पॉसिबल है? बिल्कुल। तो देखिए बहुत टाइम तक डिबेट चल रहा था कि सन स्क्रीन एक्चुअली ज़रूरत है कि नहीं, सन का एक्चुअली क्या होता है इम्पैक्ट स्किन में। तो ये फ़ोटो काफ़ी लैंडमार्क है, हम भी जब पढ़ाई कर रहे थे तो ये फ़ोटोज़ हमें हमेशा दिखाया जाता था और कॉन्फ्रेंसेस में हमें ये देखने को मिलता है कि दिस वाज़ लाइक काइंड ऑफ अ वाटरशेड मोमेंट, कि हाँ, कैसा होता है देखो सन का इम्पैक्ट अपने स्किन में। तो सन से सिर्फ डार्क स्पॉट्स ही ज़्यादा नहीं दिखते, उससे कोलेजन ब्रेक डाउन भी होता है, आपको उस टाइम में रिंकलिंग भी ज़्यादा दिखती है, स्किन की हीलिंग प्रोसेस भी थोड़ा सा ऑल्टर हो सकती है। तो डेफिनेटली सनस्क्रीन लगाना और धूप से बचना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये दर्शाता है ये फ़ोटो। और देखिए ना, वो सिर्फ स्किन में चेंजेस ही नहीं, उनकी सैगिंग, उनका ड्रूपिंग ऑफ द आईलिड कितना है उस साइड में, और थोड़ा सा हेयर और आईब्राउज़ के हेयर के लॉस भी है उस साइड में जहाँ पे सन की एक्सपोज़र ज़्यादा है। तो बहुत सारे लेवल्स में चेंजेस देखने को मिलता है। सो येस, सो दैट दिस फोटो इज़ प्रूफ दैट हाउ इम्पोर्टेंट यूजिंग सनस्क्रीन इज़। ओके। पर सिर्फ हमारी देश की लड़कियां सनस्क्रीन यूज़ करती हैं, लड़के इतने ज़्यादा यूज़ नहीं करते। हाँ, उनको शायद ये भी नोशन है कि सनस्क्रीन बहुत चिपचिपा लगने लगता है। और आजकल, हाँ, पहले ऐसा था कि सनस्क्रीन्स थोड़े से चिपचिप होते थे, थोड़ा वाइट कास्ट छोड़ता था जो लड़कों को नहीं पसंद थे। लेकिन आजकल के जो सनस्क्रीन्स हैं मार्केट में, जो है वो जेल बेस्ड होते हैं, बहुत लाइट वेट होते हैं, बिल्कुल आपको नहीं लगेगा कि आपने कुछ स्किन में लगाया है, चिपचिपा भी नहीं लगेगा, ऐसा भी नहीं लगेगा कि एकदम स्वेटिंग हो रही है आपकी स्किन। तो सही सनस्क्रीन अगर आप यूज़ करोगे तो डेफिनेटली आपको उसकी रिजल्ट्स भी दिखेंगे और आपको अच्छा लगेगा यूज़ करना। लेकिन हाँ, हैबिट तो बनानी ही पड़ेगी। ओके, मैंने हमारे ऑफिस के सारे लड़कियों से पूछा कि आप कौन सा सनस्क्रीन यूज़ करते हो। वो सारे लैक्मे की एक सनस्क्रीन आती है, वो यूज़ करते हैं। आई एम अज्यूमिंग कि लैक्मे सनस्क्रीन की तरह के सनस्क्रीन्स इंडियन स्किन के लिए सूटेड है। आप जब भी सनस्क्रीन चूज़ करो तो थोड़ा रेप्यूटेबल ब्रांड चूज़ करें जो है मार्केट में थोड़े टाइम से, जैसे कि लैक्मे हो गया, पॉन्ड्स हो गई, विच मेक्स गुड सनस्क्रीन्स। तो आपको पता है कि उसने प्रॉपर रिगरस टेस्टिंग किया है, रेगुलर वे में उनका क्वालिटी कंट्रोल हो रही है, लैब टेस्टिंग हो रही है, टू मेक श्योर कि जो SPF बॉटल में लिखा है वो एक्चुअली डिलीवर करती है वो। तो ये सब सारी चीज़ें भी मायने रखती है व्हेन यू आर चूजिंग अ सनस्क्रीन। SPF क्या होता है? तो SPF होता है सनबर्न प्रोटेक्शन फैक्टर। तो ये दर्शाता है कि आपके स्किन को वो सनस्क्रीन कितना प्रोटेक्ट कर रही है। तो ये कैसे कैलकुलेट होता है कि सनस्क्रीन एक बार लगाया, फिर आपको UV एक्सपोजर दिया जाता है और फिर देखा जाता है कि कितने टाइम के बाद आपके वहाँ पे लालपन आ रहा है, कितना डोसेज में आपका वहाँ लाल हो रहा है स्किन। और ये रेशियो होता है जहाँ पे सनस्क्रीन लगाया उसके बाद कितना लाल हो रहा है, और जिस एरिया में सनस्क्रीन नहीं लगाया वहाँ कितना लाल हो रहा है। तो ये रेशियो का जो नंबर निकलता है उसको हम बोलते हैं SPF। वाह, तो ये एक्चुअली ह्यूमंस में टेस्ट किया जाता है और फिर जाके हम SPF का नंबर निकालते हैं। तो इसीलिए जब भी आप एक सनस्क्रीन खरीदने जाओ तो उसमें SPF का वैल्यू देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हमारे स्किन में रेगुलर बेसिस में आप यूज़ करोगे तो SPF 30। अगर आपकी स्किन थोड़ी सी प्रोन है टूवर्ड्स डार्क स्पॉट्स, जैसे कि हमारी इंडियन स्किन टाइप होती ही है, एशियन स्किन टाइप, तो ऐसे केसेस में SPF 50 यूज़ करना ज़्यादा ज़रूरी रहता है। ओके। यहाँ ब्रांड्स झूठ बोल सकते हैं? हाँ,
तो ऐसा टेस्टिंग में काफ़ी पाया गया है कि जो उन्होंने पैकेजिंग में लिखा है SPF 50 SPF आजकल तो 60 100, तो वो एक्चुअली जब टेस्टिंग किया तो वो 25 भी नहीं था या 20 भी नहीं थी, तो ऐसा भी पाया गया है। यस, तो इसी टाइम पे गोइंग फॉर रेप्यूटेड ब्रांड्स मेक्स डिफरेंस। जो मार्केट में है काफ़ी टाइम से, वो प्रॉपर क्वालिटी टेस्टिंग करे और वो ह्यूमंस में टेस्टिंग करे और प्रॉपर मेंटेन हो उनकी क्वालिटी प्रोसेस, क्वालिटी कंट्रोल प्रोसेस, ये ज़्यादा ज़रूरी रहता है। इसीलिए आप ऐसे सनस्क्रीन्स चूज़ करें, जैसे आपने बोला लैक्मे भी ऐसे एक ब्रांड है जो कि प्रॉपर क्वालिटी टेस्टिंग करके ही मार्केट में आती है। तो सो दिस इज़ अ गुड सनस्क्रीन देन टू चूज़। माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ SPF वॉज, अगर आप मुंबई में हो तो एक कम नंबर का SPF शायद चल जाएगा, अगर आप राजस्थान गए या गोवा गए, बीच के यहाँ गए, तो एक हायर नंबर का SPF चाहिए। यही है लॉजिक? यस, तो मिनिमम SPF 30 तो ज़रूरत है ही। अगर आप बीच में एक्सपोजर है आपकी और आपको पता है कि आप लंबे समय के लिए धूप में रहने वाले हो, तो डेफिनेटली SPF 50 तो आप यूज़ करें। उसके साथ साथ आप एक भी और चीज़ देखिए कि वाटर रेजिस्टेंट भी हो या स्वेट रेजिस्टेंट भी हो। स्पेशली अगर आप गोवा की बात कर रहे हो, थोड़ा सा अगर आप पानी में जा रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि उसमें वाटर रेजिस्टेंट वाली कॉम्पोनेंट भी होनी चाहिए, ताकि अगर आपने वाटर के साथ एक्सपोज हुए, डिप भी किया, तो वो कम्प्लीटली वॉश ऑफ नहीं हो रहा है। तो वो भी एक चीज़ देखना ज़रूरी है। Okay. जिसने भी एक बीच वेकेशन को एक्सपीरियंस किया, उन्हें सनबर्न्स भी एक्सपीरियंस करने का चांस मिला है। जब आपकी स्किन सनबर्न हो जाती है, यानी कि सूरज की रोशनी की वजह से लाल हो जाती है, जलने लगती है, एग्जैक्टली साइंटिफिकली स्पीकिंग लॉन्ग टर्म डैमेज हो रही है? बिल्कुल हो रही है। तो सन बर्न के साथ आप जितना एक्सपोज हो रहे हो ना, वो क्या है, एक टाइप का इंजरी है स्किन में, इंजरी है, और वो कंटिन्यूस अगर इंजरी चलती रही तो वहाँ पे होती है कंटिन्यूस इन्फ्लेमेशन, फिर उससे होती है ईजिंग, तो उसमें होती है और ज़्यादा कोलेजन ब्रेकडाउन। तो जितना आप सनबर्न से बचोगे, अपने स्किन को बचाओगे, उतना ज़्यादा आप अपनी स्किन को प्रोटेक्ट कर रहे हो, उतना ज़्यादा स्लो करने की कोशिश कर रहे हो ईजिंग प्रोसेस को। तो सनबर्न से तो प्रोटेक्ट करना ही है। और एक अच्छी बात ये है कि जो हमारे टाइप का स्किन टाइप होती है, उसमें बर्न्स होने के लाइकलीहुड थोड़े कम होते हैं। ऑफ कोर्स एकदम ज़्यादा सन एक्सपोजर होती है तो बर्न होती है, स्पेशली हाई ऑल्टीट्यूड, अगर आप लद्दाख जा रहे हो तो वहाँ पे सनबर्न होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, बिकॉज ऑफ द थिन ओजोन लेयर एंड द रेज दैट यू गेट, वो ज़्यादा हार्श होते हैं स्किन के लिए। लेकिन येस, सो दैट्स वाई प्रोटेक्टिंग योर स्किन अगेंस्ट दीज UV रेज इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू टैकल डार्क स्पॉट्स भी और एजिंग के इम्पैक्ट भी। ओके, आपने कहा कि कोलेजन ब्रेकडाउन होता है ना, कोलेजन होता क्या है? जैसे मैंने बोला, स्किन में 2 लेयर होते हैं, ऊपर की एपिडर्मिस और नीचे की डर्मिस। तो डर्मिस में मेनली होते हैं कोलेजन और इलास्टिन। वो एक ना मेश जैसा बनाता है स्किन में, ताकि उसको स्ट्रक्चर देता है, स्किन को स्ट्रक्चर जो देता है वो है कोलेजन और इलास्टिन। तो जब कोलेजन की ब्रेकडाउन होने लगती है तो स्किन में थोड़ी सैगिंग होना, ओपन पोर्स ज़्यादा दिखना, फाइन लाइन्स एंड रिंकल्स ज़्यादा दिखना, वो सारे चेंजेस आते हैं। उससे स्किन थोड़ी एज्ड, लेदरी वैसे दिखने लगती है। टाइटनेस? यस, तो टाइटनेस कम होने लगती है जब भी कोलेजन में ब्रेकडाउन होती है। तो जब हेल्दी कोलेजन होता है स्किन में, तो उस टाइम पे स्किन टाइट दिखती है, जैसे कि हम देखते हैं इन किड्स, इन बेबीज। वही पूछना, मतलब बेबीज में ज़्यादा कोलेजन होता है? यस, कोलेजन भी ज़्यादा होता है, ऑफकोर्स फैट कंटेंट भी होता है। फैट भी एक हिस्सा होता है हमारे स्किन को यूथफुल दिखाने के लिए, जो विथ एज थोड़ी सी फैट की भी कमी हो जाती है, और फैट पैड्स भी चेंज हो जाते हैं, मतलब थोड़े ड्रूपी होने लगते हैं, फैट पैड कंपार्टमेंट शिफ्ट हो जाते हैं। इसकी वजह से भी जाउलिंग, जॉ लाइन प्रोमिनेंस कम हो जाना, वो भी देखा जाता है। यस, लेकिन हाँ, कोलेजन और शिफ्टिंग फैट, ये 2 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आपकी स्किन को एज दिखाने में। मैंने सुना है कि एट एज 25, यानी कि 25 साल की उम्र के बाद ही आपको एंटी एजिंग प्रोटोकॉल्स जानने चाहिए, जिसमें एक मेन चीज़ सनस्क्रीन यूज़ रहती है, दूसरी मेन चीज़ प्रोटीन इनटेक रहती है, तीसरी मेन चीज़ वही क्लीन डाइट, जिसकी बात हमने करी पॉडकास्ट की शुरुआत में। करेक्ट हो से कि जब आपकी एज 25 से ज़्यादा हो जाती है, आपको एंटी एजिंग के बारे में थोड़ा सा सोचना चाहिए। यस, बिल्कुल। मैं तो बोलूँगी फ्रॉम टीनेज ईयर्स ओनली थोड़ा सन प्रोटेक्शन तो आप शुरू कीजिए। बट येस, इफ़ यू टॉकिंग अबाउट एंटीऑक्सीडेंट सीरम्स यूज़ करना या रेटिनॉल यूज़ करना अपने रूटीन में, वो 25 के बाद ही आप शुरू कर सकते हो। क्योंकि 25 के बाद जो कोलेजन ब्रेकडाउन होना शुरू होता है वो काफ़ी एविडेंट हो जाती है। उससे पहले यूज़ करना का कुछ खास मतलब नहीं बनता है। लेकिन हाँ, 25 के बाद आप एटलीस्ट सुबह में एक एंटीऑक्सीडेंट सीरम और रात को एक रेटिनॉल बेस्ड कुछ क्रीम, और फिर सनस्क्रीन तो ऑफकोर्स है ही, वो यूज़ करना आप रेगुलरली यूज़ करोगे तो डेफिनेटली आप ये एजिंग का प्रोसेस थोड़ा स्लो कर सकते हो। ओके, अभी 3 बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल और फास्ट पेस सवाल पूछूंगा आपसे। पहला बहुत की सवाल है,
कॉर्पोरेट लाइफ के लिए हम्म, या स्टूडेंट लाइफ के लिए, हम्म, जिनकी अर्निंग्स जस्ट शुरू हुई है या शुरू हुई भी नहीं है, तो एक प्रैक्टिकल स्किन केयर रूटीन समझाइए 4 पॉइंट्स में। ओके। तो सुबह उठ के आप एक जेंटल क्लेंजर यूज़ कीजिए, उसके बाद एक मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन, इतना भी आप करोगे। दिस आई एम सेइंग फॉर स्टूडेंट्स, फॉर यंगर पीपल हु आर लेस देन 25 ईयर्स ऑफ एज, इतना भी आप करना। और रात को स्किन फिर से क्लीन करके एक मॉइस्चराइज़र लगा के सोना, इतना भी आप करोगे, दैट्स इनफ। हाँ, इससे भी आपको प्रोटेक्शन मिलेगी। 25 के बाद आप सुबह एक क्लेंजर यूज़ करना, उसके बाद एंटीऑक्सीडेंट सीरम लाइक विटामिन सी सीरम आप यूज़ कर सकते हो। अगर आपको डार्क स्पॉट्स है थोड़ा, तो आप नाइसिनामाइड सीरम भी यूज़ कर सकते हो। उसके साथ साथ एक मॉइस्चराइज़र और अ सनस्क्रीन, या अगर आपकी ऑयली स्किन टाइप है तो डायरेक्टली सनस्क्रीन भी आप यूज़ कर सकते हो। मॉर्निंग रूटीन इज़ डन। रात को फिर से चेहरा धो के आप एक रेटिनॉल क्रीम लगा सकते हो, उसके ऊपर एक मॉइस्चराइज़र, इतना भी करोगे बहुत है आपके स्किन को मेंटेन रखने के लिए। इससे ज़्यादा आपको कुछ एक्स्ट्रा चाहिए ही नहीं। ओके, दूसरा सवाल, जो हमारे देश के सबसे अमीर लोग होते हैं वो अपने स्किन केयर रूटीन में क्या करते हैं? वो यूज़ करते हैं थोड़े से ग्रोथ फैक्टर्स, पेप्टाइड्स, ऐसे होते हैं सीरम्स जिसमें प्लांट एक्सट्रैक्ट्स होते हैं जो आपके स्किन के कोलेजन को थोड़ा सा रिजुविनेट करता है, वो भी डेफिनेटली यूज़ करते हैं। अलॉन्ग विथ ऑफ कोर्स अ गुड डाइट और बहुत सारे स्किन ट्रीटमेंट्स, जैसे कि स्किन बूस्टर इंजेक्शंस बहुत पॉपुलर है। स्किन टाइटनिंग प्रोसीजर्स होती है जिसमें लेज़र्स यूज़ करके हीट दे के हम कोलेजन स्टिमुलेट करते हैं, वो सारी चीज़ें भी होती है। तो वो उसका भी पॉजिटिव इम्पैक्ट रहता है स्किन में। तो ये ट्रीटमेंट्स भी डेफिनेटली लेते हैं ऑन अ रेगुलर बेसिस टू मेंटेन देयर स्किन। ओके, रफली स्पीकिंग डाइट के अलावा उनका मंथली खर्चा कितना होता है? स्किन केयर में आई वुड से 15 to 20,000। 20,000 और बेस्ट क्वालिटी ट्रीटमेंट मिल जाएगी। एंड आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट बेसिक स्किन केयर, 20,000। उसके ऊपर अगर आप ट्रीटमेंट्स करोगे तो ट्रीटमेंट्स में आप जाओगे तो मिनिमम अनदर एड 15 to 20,000 एक्स्ट्रा। 50,000 मैक्स। हो सकता है इफ़ यू आर एन इंडल्जेंट पर्सन, इफ़ यू रियली वैल्यू योर द वे योर स्किन लुक्स। हाँ, ओके, ये मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सबको इतना खर्चा करने की ज़रूरत है, बिल्कुल भी नहीं। और अच्छी बात ये है कि आजकल इतना अच्छा और इतना अफोर्डेबल चीज़ें अवेलेबल है मार्केट में, जिससे कि आप एकदम सस्ते में भी एक अच्छा स्किन केयर रूटीन बना सकते हो, थैंक्स टू सो मेनी स्किन केयर प्रोडक्ट्स। एंड इतना कॉम्पिटिटिव हो गया है कि जो कंज्यूमर है वो बेनिफिट कर रहा है इस सबसे। तो एकदम रीजनेबल प्राइस में भी आप एक प्रॉपर रूटीन बना सकते हो, तो वो तो आप कर सकते हो। बट हाँ, अगर आप इंडल्ज करना चाहो तो स्काई इज़ द लिमिट। और तीसरा सवाल, जिनकी एज रफली 25 और 35 के बीच में है, वो अक्सर एक एडवांस स्किन केयर रूटीन स्टार्ट करते हैं। मैंने भी हाल ही में एक एडवांस स्किन केयर रूटीन स्टार्ट किया है। उसमें मैं एक रेटिनॉल यूज़ करता हूँ, एक हाइलुरोनिक एसिड यूज़ करता हूँ और एक एंटी एक्ने सीरम यूज़ करता हूँ हर रात। ओके, ठीक है? yeah, that's good. You can also after 30 years of age you can add in a peptide serum. वो पेप्टाइड सीरम। पेप्टाइड सीरम, वो भी पेप्टाइड एक ह्यूमेक्टेंट होता है जो स्किन को मॉइस्चराइज करता है, वाटर को पुल करता है, उसके साथ साथ वो सिग्नल्स भी सेंड करता है डर्मिस में ताकि कोलेजन और ज़्यादा बने। तो पेप्टाइड भी आप ऐड कर सकते हो। और अगर आपको और ज़्यादा इंडल्जेंट होना है तो फिर एक एक्सफोलिएटिंग सीरम आप यूज़ कर सकते हो वंस इन अ वीक, ताकि सेल की टर्नओवर आप बढ़ा सको। उस नाइट फिर आप रेटिनॉल नहीं यूज़ करोगे, इतना भी करोगे तो अच्छा रहेगा। ये हम सुनते रहते कि डेड स्किन सेल्स होते हैं, इसका मतलब क्या होता है? तो जो एपिडर्मिस और डर्मिस लेयर मैंने जो बोला, एपिडर्मिस का जो सबसे ऊपर का लेयर होता है उसको बोलते हैं हम स्ट्रैटम कॉर्नियम। तो वो डेड स्किन लेयर होता है। तो वहाँ पे होते हैं केराटिनोसाइट्स, और वो जब बहुत ज़्यादा ये अक्यूमुलेट हो जाते हैं तो उससे थोड़ी सी डलनेस दिखने लगती है स्किन में। और जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है, ये जो सेल टर्नओवर है, जो एपिडर्मिस का सबसे लोअर लेयर से सेल ऊपर ऊपर आती जाती है, वो जो साइकिल है ना, वो थोड़ी स्लो हो जाती है। तो इसकी वजह से अगर आप एक्सफोलिएटिंग प्रोडक्ट्स यूज़ करोगे तो थोड़ा सा शेडिंग होती है और स्किन थोड़ी फ्रेश, थोड़ी यूथफुल लगने लगती है, क्योंकि वो डेड स्किन लेयर हटा देता है। तो जब डेड स्किन लेयर हटती है ना, तो तब भी कोलेजन स्टिमुलेशन भी होती है। ये डेड स्किन लेयर की वजह से पिंपल्स भी बढ़ सकते हैं? नहीं, डेड स्किन लेयर की वजह से आपकी स्किन थोड़ी सी ड्राई दिखने लगती है, डल दिखने लगती है। बट हाँ, तो एक दूसरा भी पार्ट है कि जो हेयर फॉलिकल के आसपास जो स्किन जमती है, जिसको बोलते हैं हाइपर कॉर्निफिकेशन, उसकी वजह से पिंपल ज़्यादा हो सकते हैं। तो हाँ, अगर आपके पिंपल एक्ने प्रोन स्किन है तो एक्सफोलिएट अगर आप वंस इन अ वीक करोगे तो डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। ओके, आई थिंक आपने हाइपर पिगमेंटेशन को भी मेंशन किया था। आई थिंक ये भी भारतीय स्किन के साथ होता है, पर लोगों को पता नहीं कि ये भी एक प्रॉब्लम है। क्या होती है हाइपर पिगमेंटेशन?
तो हाइपर पिगमेंटेशन एक ऐसी प्रॉब्लम है कि एकदम अम्ब्रेला टर्म है सारे चीज़ों को डिस्कस करने के लिए, जहाँ पे मेलेनिन की मात्रा बढ़ जाती है। डार्क स्पॉट्स। यस, तो डार्क स्पॉट्स होते हैं। तो इसका सबसे कॉमन कारण होता है मेलाज्मा, जो हमारे स्किन टाइप में देखा जाता है। फिर होता है पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन, मतलब कि कोई भी आपके स्किन में कुछ भी चोट लगे उसके बाद जो काला दाग छोड़ता है उसको हम बोलते हैं पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन। कुछ भी इन्फ्लेमेशन हुआ उसके बाद काला दाग छोड़ा, तो ये सबसे ज़्यादा कॉमनली देखा जाता है। उसके साथ होते हैं एज स्पॉट्स, सन स्पॉट्स, वो भी देखने को मिलता है। तो जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है स्किन थोड़ा अनइवन दिखने लगता है, क्योंकि स्केल की टर्नओवर भी कम हो गई और ये स्पॉट्स भी थोड़े लंबे समय के लिए अपनी स्किन में रहने लगती है। डार्क स्पॉट्स इसी अम्ब्रेला टर्म में आ जाते हैं ना, हाइपर पिगमेंटेशन। यस, ओके, नींबू का रस लगाने से कुछ नहीं होगा प्लीज ना? मत लगाइए नींबू का रस, बहुत ही खराब है। आई एम सो ग्लैड यू ब्रॉट दिस अप, क्योंकि बहुत लोगों को लगता है कि किचन में जो भी प्रोडक्ट्स मिलते हैं वो आपके स्किन में कोई हानिकारक नहीं होता है और इट विल नॉट कॉज एनी काइंड ऑफ साइड इफेक्ट्स। प्लीज नींबू ना लगाए, वो एक्चुअली स्किन को और सेंसिटिव बना देता है टुवर्ड्स इफेक्ट ऑफ द सन। नींबू सच ए कंटेंशियस टॉपिक, मुझे तो इतना वो गुस्सा आता है जब मैं नींबू के बारे में सोचती हूँ, जो स्किन में लगा रहे नींबू, और ये ऑरेंज के पील को क्रश करके अपनी स्किन में लगाना, और एप्पल साइडर विनेगर स्किन में लगाना। बिल्कुल भी ऐसा चीज़ ना करें, ये एसिडिक होते हैं, स्किन को और ज़्यादा इरिटेट करेगी। और नींबू तो फोटो सेंसिटाइजर होता है, मतलब स्किन में और ज़्यादा सेंसिटिव बनाता है टुवर्ड्स इफेक्ट्स ऑफ द सन। तो अगर आपकी डार्क स्पॉट है तो वो और ख़राब करेगी, तो प्लीज़ नींबू नहीं लगाना। ओके, Yes. ये नींबू का लॉजिक आया कहाँ से? नींबू का लॉजिक आई थिंक, देखिए जब भी आप थोड़ा सा स्किन को इरिटेट करते हो ना, तो वो इन्फ्लेमेशन भी होता है और एक्सफोलिएशन भी होती है। तो शायद उससे उनको लगा होगा कि थोड़ा ब्राइटनिंग इफेक्ट भी आ रही है नींबू लगाने से, लेकिन वो ब्राइटनिंग इफेक्ट से ज़्यादा ये जो साइड इफ़ेक्ट है और जो इरिटेशन है वो ज़्यादा देखने को मिलता है। तो नींबू लोग इसीलिए लगाते हैं, उनको लगता है कि उससे थोड़ी सी ब्लीचिंग जैसी आती है और थोड़ा ब्राइट होता है, लेकिन बिल्कुल भी नहीं। बहुत कम लोगों में उसकी अच्छी चीज़ें और अच्छा इफेक्ट दिखता है, और मोस्ट लोगों में तो खराबी मैंने देखा है। तो प्लीज़ नींबू ऑन द स्किन इज़ अ बैड आइडिया। ये जब मैं कॉलेज में था बहुत लोग करते थे, बहुतों को पिंपल्स का प्रॉब्लम था। एक्टिव पिंपल्स पे भी लगाते थे, इन टर्म्स ऑफ वो बोलते कि बैक्टीरिया मर जाता है नींबू के हाँ, जूस क्योंकि से। एग्जैक्टली वो एसिड की वजह से वो थोड़ा सा इरिटेट होके स्किन में थोड़ा एक्सफोलिएशन करके एक्ने को कम करने की कोशिश करे, लेकिन बिल्कुल ना करे। वो एक्चुअली उससे जो डार्क स्पॉट छूटता है एक्ने में वो और ज़्यादा लंबे रहता है। ओके, इसी डार्क स्पॉट से लोग डरते हैं अक्सर, क्योंकि डार्क स्पॉट्स कभी कभी ना 2-3 महीने के लिए रहते हैं। गर्ल्स मेकअप यूज़ कर लेते हैं, बॉयज़ मोस्टली मेकअप यूज़ नहीं करते। तो डार्क स्पॉट्स को झट से निकालने के लिए एक एमडी डॉक्टर की एडवाइस क्या है? तो ऐसे कुछ सीरम्स यूज़ कर सकते हो आप, जिसमें हो कोजिक एसिड, अल्फा आर्बिटिन, उससे भी डार्क स्पॉट्स थोड़े लाइट हो जाएंगे। उसके साथ साथ ऑफ कोर्स सनस्क्रीन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सनस्क्रीन में आप ऐसे कुछ इंग्रेडिएंट्स भी देख सकते हो, जैसे कि नाइसिनामाइड, जो हेल्प करता है डार्क स्पॉट्स को लाइट करने में। तो हाँ, डेफिनेटली सनस्क्रीन का इस्तेमाल करना तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है अगर आप डार्क स्पॉट से फाइट कर रहे हो तो, क्योंकि जितना आप धूप से बचोगे और सनस्क्रीन लगाओगे, और सिर्फ सनस्क्रीन लगाना नहीं, सन प्रोटेक्शन सीकिंग बिहेवियर, जैसे कि छाता लेके चलना, 11 to 3 के बीच में सन अवॉइड करना, वो सब भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है सन प्रोटेक्शन का। तो ये करोगे तो डेफिनेटली आपका डार्क स्पॉट जल्दी हील हो जाएंगे, और जो एक्ने है वो डार्क स्पॉट्स इतना लंबा टाइम के लिए छोड़ेगा भी नहीं। तो आप बेसिकली ये कह रहे हो कि सनस्क्रीन भी यूज़ करना चाहिए, सीरम भी यूज़ करना चाहिए। देखो, मैं प्लांट प्रोटीन लेता हूँ, उसके अंदर आ जाता है क्रिएटिन कभी कभी। क्रिएटिन बेस्ड प्लांट प्रोटीन सॉल्व माय प्रॉब्लम, पर क्रिएटिन अलग से नहीं लेना। उसी पर्सपेक्टिव से सनस्क्रीन में इनबिल्ट चीज़ें भी आ सकती है। हाँ बिल्कुल, तो आजकल जो मार्केट में सनस्क्रीन होते हैं उसमें नाइसिनामाइड भी होता है, तो वो हेल्प करती है डार्क स्पॉट को लाइट करने में। तो सन प्रोटेक्शन तो है ही, उसके साथ साथ डार्क स्पॉट भी आपका फाइट कर रहा है। तो डेफिनेटली सनस्क्रीन्स विद दीज इंग्रेडिएंट्स आप चूज़ कर सकते हो अगर आपको डार्क स्पॉट जल्दी से कम करना है तो। मेरे ख्याल से वो लैक्मे वाला सनस्क्रीन इट फॉल्स अंडर दिस कैटेगरी। यस, तो जो आपने बोला था कि लैक्मे सनस्क्रीन, डेफिनेटली उसमें भी होता है नाइसिनामाइड। सो यस, दैट इज़ अ गुड चॉइस इफ़ यू आर लुकिंग टू फाइट डार्क स्पॉट्स, क्योंकि दैट एडेड नाइसिनामाइड इंग्रेडिएंट विल हेल्प इन रिड्यूसिंग डार्क स्पॉट्स फास्टर। ओके, साइंस क्या होता है डार्क स्पॉट के रिडक्शन का? तो देखिए, डार्क स्पॉट पहले क्यों होती है? एक तो होती है कि मेलेनिन ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है, दूसरी होती है मेलेनिन की डिस्ट्रीब्यूशन भी बढ़ रही है, तो उसकी वजह से आपको डार्क स्पॉट दिखते हैं। तो रिड्यूस करने के 3 तरीके होते हैं। एक तो आपने
सेल टर्नओवर को बढ़ाया, तो डेड स्किन है उसको जल्दी जल्दी हटाया ताकि डार्क स्पॉट जल्दी जल्दी निकल गए। फिर दूसरा होता है कि जो मेलेनिन की प्रोडक्शन को ही कम किया, तो ऐसे कुछ टायरोसिनेज इनहिबिटर्स जो हम बोलते हैं, जो एंजाइम को कम करता है जो मेलेनिन प्रोड्यूस करता है, तो मेलेनिन प्रोडक्शन कम कर दी। फिर होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन को कम किया, तो मेलेनिन बन रहा है लेकिन उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कम हो रही है, तो उसमें होता है ये नाइसिनामाइड जैसा इंग्रेडिएंट जो डिस्ट्रीब्यूशन को कम करती है। तो ये 3 चीज़ों से हम आपके डार्क स्पॉट को कम कर सकते हैं। ओके, any other tips on sun protection? हाँ, तो अदर देन यूजिंग सनस्क्रीन एंड सीकिंग सन प्रोटेक्शन बिहेवियर, ऑल्सो यू कैन टेक ओरल एंटीऑक्सीडेंट्स, वो भी हेल्पफुल है, स्पेशली अगर आप एंटिसिपेट कर रहे हो बीच वेकेशन या हाई ऑल्टीट्यूड ट्रैकिंग जा रहे हो, तो टेकिंग विटामिन सी टैबलेट्स और इवन एस्टाजेंथिन, ये सब का इंटेक से भी जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं वो भी आपके स्किन में मेलेनिन की प्रोडक्शन को कम करता है, सन से होने वाली स्किन में डैमेज है उसको भी कम करती है, तो एंटीऑक्सीडेंट्स कैन टेक। ये आपकी बॉडी में क्या करते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स? तो जब भी स्किन बॉडी में कुछ भी प्रोसेस होती है, वो प्रोसेस में फ्री रेडिकल्स जनरेट होते हैं, तो फ्री रेडिकल्स जो है वो सेल्स को हार्म कर सकती है, डैमेज करती है। यानी कि ये बॉडी की गंद होती है। यस, लाइक जैसे आपने बोला गर्मी होती है, मान के चलो, तो दोस फ्री रेडिकल्स कॉज डैमेज टू द सेल्स, बॉडी के अंदर का पोल्यूशन। हाँ, सिंपली पुट। तो उसमें अगर आप एंटीऑक्सीडेंट डालोगे तो इट्स लाइक अ स्कैवेंजर, जो ये जो फ्री रेडिकल्स की इल इफेक्ट है उसको नलीफाई करता है। तो एंटीऑक्सीडेंट बेसिकली फ्री रेडिकल की जो डैमेज है उसको कम करता है। मैंने सुना है कि लॉन्ग टर्म में ये फ्री रेडिकल डैमेज की वजह से कैंसर भी हो सकता है। यस, तो देखिए, फ्री रेडिकल कंटिन्यूसली चलता रहे तो यस, इन्फ्लेमेशन होती है, एजिंग के भी चेंजेस आते हैं, यस, तो उससे सेल्स में बहुत सारे अदर इम्पैक्ट आ सकते हैं विच वी डोंट वांट। ओके, थोड़ी सी कैंसर के बारे में बात कर लें। मैंने बचपन में ये पढ़ा था कि ऑस्ट्रेलिया इज द कैपिटल ऑफ स्किन कैंसर इन द Yes. वर्ल्ड। आई थिंक कि वो जो ओजोन लेयर के होल का प्रॉब्लम था अब वो सॉल्व हो चुका है, कम है, मतलब कंपेयर टू 20 इयर्स अगो। पर उस ओजोन लेयर के होल की वजह से ऑस्ट्रेलिया जो हमारे साउथ पोल के पास है, वहाँ ज़्यादा सूरज की हार्मफुल रेज घुसती थी वहाँ तक, तो ऑस्ट्रेलियंस में ज़्यादा स्किन कैंसर पाया जाता था। तो ऑस्ट्रेलिया इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग वे टू स्टडी द इम्पैक्ट ऑफ सन एक्सपोजर ऑन द स्किन, क्योंकि वहाँ पे लोग गोरे होते हैं, उनकी स्किन में बहुत कम मेलेनिन होती है, क्योंकि वो सारे हिस्टोरिकली देखिए सारे इमिग्रेंट्स थे जो कहीं और कॉन्टिनेंट से वहाँ पे गए हैं, तो उनकी स्किन में है नहीं मेलेनिन। लेकिन जो इंसिडेंस है UVA और UVB की, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेज होते हैं उधर, तो उसकी वजह से, और वहाँ पे आउटडोर एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा इंडल्ज करते हैं लोग, तो बच्चों को ही सनबर्न हो जाते हैं, तो ये बार बार सनबर्न जो होते रहते हैं, उससे हर सनबर्न जो होता है वो बाद में जाके मेलानोमा होने के चांसेस बढ़ाता है। क्या होता है मेलानोमा? मेलानोमा एक टाइप का स्किन कैंसर होती है। इट इज़ अ काइंड ऑफ वेरी अग्रेसिव टाइप ऑफ कैंसर विच वी रियली ट्राई टू अवॉइड बाई यू रिड्यूसिंग सन एक्सपोजर। तो ये मेलानोमा की रिस्क, और जो भी स्क्वामस सेल कार्सिनोमा होता है जो सन रेज की एक्सपोजर की वजह से ज़्यादा होती है, उसकी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट इंसिडेंस ऑस्ट्रेलियंस में देखा जाता है। अर्ली साइंस ऑफ स्किन कैंसर क्या होते हैं? अर्लीस्ट साइन होता है अगर आपके स्किन में कुछ आपको नया मोल जैसा कुछ दिख रहा है, तो अगर आपके स्किन में थोड़ी सी अल्सर जैसी है तो वो बिल्कुल हील नहीं हो रही, बहुत टाइम के लिए वहाँ पे है, खुरदुरापन है आपके स्किन में, और वहाँ पे अगर ब्लीडिंग हो रही है, कालापन हो रहा है, अल्सरेशन हो रही है, हील नहीं हो रही वो लंबा टाइम के लिए, वो एक टाइप का साइन होता है। दूसरा होता है अगर आपकी मोल है और वो मोल सडनली चेंज हो गई, सडनली उसकी कलर चेंज हो गई, थोड़ा लाल हो गया, थोड़ा ब्लूइश हो गया, पहले ब्लैक था उसमें कलर चेंज लगने लगी, साइज़ बढ़ गया, उसमें आपको ब्लीडिंग दिखने लगी, वहाँ पे अल्सर बन गई, तो ये सारे चेंजेस जब आते हैं आपके एग्जिस्टिंग मोल में, तब आपको थोड़ा सतर्क होना चाहिए और इसको एग्जामिन कराना चाहिए। ओके, ये मैंने मेरे खुद के एज के लोगों के साथ बहुत ज़्यादा देखा है कि हम सारे अपने अर्ली 30s में एंटर कर रहे हैं, अब मोल्स होने लगे हैं चेहरे पर। क्यों? तिल, कुछ कुछ लोग के बहुत बड़े बड़े मोल्स फॉर्म हो रहे हैं। तो देखो, मोल्स तो इज जस्ट लाइक कलेक्शन ऑफ नीवोमेलानोसाइट्स, तो ये तो एक टाइप का तिल जो है वो तो आप
स्टॉप नहीं कर सकते हो, जेनेटिक प्रिडिस्पोजिशन होता है, लेकिन ये ज़रूर देखा गया है कि जितना आप सनस्क्रीन लगाओगे उतना मोल्स होने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं, जितना आप धूप से बचोगे मोल्स थोड़े से कम हो सकते हैं। मोल्स को हम कम्प्लीटली स्टॉप नहीं कर सकते बनने से, वो कम्प्लीटली जेनेटिक के ऊपर डिपेंडेंट है, लेकिन एक चीज़ अगर आप कर सकते हो वो है कि सनस्क्रीन लगाना और धूप से बचना, एक वो हो गई। दूसरा जो आपने बोला प्री डायबिटिक जो दिखता है, वो उसको बोलते हैं हम स्किन टैग्स, जो स्किन फोल्ड्स में दिखते हैं। तो डायबिटीज़ होने से पहले हमारी बॉडी में इंसुलिन की मात्रा बढ़ जाती है। डायबिटीज़ क्या होता है कि बॉडी में जो पैनक्रियाज है वो इंसुलिन बनाना ही बंद कर देता है, तो उससे पहले बहुत ज़्यादा इंसुलिन बनाता है जो बॉडी यूटिलाइज नहीं कर पाती। तो ये जब इंसुलिन की मात्रा हाई हो जाती है बॉडी में, तो स्किन मोटा हो जाता है। जो हमारे स्किन में जो अपर लेयर है एपिडर्मिस की, वो केराटिनोसाइट्स वो थिक होने लगती है, तो वो फिर स्किन टैग्स बनने लगती है। तो स्किन टैग्स ही नहीं, डार्कनिंग होने लगती है गर्दन की एरिया में, अंडर आर्म्स की एरिया में डार्कनिंग, थिकनिंग ऑफ द स्किन होने लगती है, ग्रोइन की एरिया में आपको थिकनेस और डार्कनिंग दिखने लगेगी। तो दैट इज कॉल्ड एज एकेंथ्रोसिस नाइग्रिगेंस, विच इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ लाइक प्री डायबिटिक काइंड ऑफ अ सिम्टम। तो इसमें फिर होता है स्किन टैग्स जो आप अपने बॉडी फोल्ड्स में देख सकते हो। चीनी से दूर रहो। यस, और एक्सरसाइज कीजिए, स्टेइंग एक्टिव, मेंटेनिंग हेल्दी बॉडी वेट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, हमने जो ब्लैक तिल की बात करी, उसमें भी अलग साइज के तिल होते हैं अलग अलग लोगों में, क्यों? तो ये भी जेनेटिकली डिटर्मिन्ड होती है। जो देखिए, जो थोड़े छोटे तिल जैसे बोलते हैं, जो फ्रेकल्स भी होते हैं, जो एकदम लाइट ब्राउन कलर के होते हैं, जो थोड़े डार्क कलर वेल डिफाइंड होते हैं, उसको हम लेंटिजिन्स बोलते हैं। फिर जो थोड़ा सा फील होता है हाथों में और जो एकदम डार्क दिखता है, उसको हम नीवस भी बोलते हैं। तो ऐसे अलग अलग टाइप के तिल होते हैं। हमारे स्किन टाइप में हाँ तिल दिखते ही हैं, क्योंकि हमारे है ही मेलानिन की मात्रा ज़्यादा, और उसमें निवोमेलानोसाइट्स की वजह से भी ये सब देखने को मिलता है। तो बेसिकली तिल तब बनता है कि जब देयर इज़ अ काइंड ऑफ अ डिसरेगुलेशन इन सेल डिवीजन। जब सेल मल्टीप्लाई हो रहे हैं, वो थोड़े से अलग टाइप के मल्टीप्लाई हो गए, तो वो तिल बन जाते हैं। तो तिल से बचने का तो कुछ खास चारा नहीं है, लेकिन अगर धूप से बचोगे तो थोड़े तिल कम होने के चांसेस होते हैं, लेकिन कम्प्लीटली तो नहीं बच सकते हो। पूरी तरह से जेनेटिक एंगल है यहाँ। बिल्कुल। ओके, तो अगर आपके पापा के ज़्यादा तिल है या मम्मी के ज़्यादा तिल है, होने के चांसेस ज़्यादा है, और भले ही फैमिली में किसी को भी तिल ना हो, तो भी आप में तिल होने के चांसेस भी हो सकते हैं। ओके, आई बिलीव कि तिल को भी निकाला जा सकता है लेजर हाँ से। हाँ बिल्कुल। तो तिल मेनली जो हम नीवस बोलते हैं, वो 3 टाइप के होते हैं। एक होता है जंक्शनल नीवस, जो एकदम फ्लैट होती है। एक होता है डर्मल नीवस, जो आपको दिखता है लेकिन स्किन कलर की होती है। एक होता है कंपाउंड नीवस, जो काला कलर का होता है और फील भी होता है, तो अगर थोड़ा सा डेप्थ है नीवस में, तो उसको तो फिर पूरा ही आपको निकालना पड़ेगा। उसके बाद हल्का सा स्कार रह सकती है, क्योंकि आप पूरे के पूरे डेप्थ को जब प्रॉपर्ली निकालोगे तभी नीवस वापस नहीं आएगी। सिर्फ ऊपर ऊपर से लेजर से चलाओगे, फिर वो नीवस वापस आ जाएगी। पेन होता है हल्का सा, क्योंकि हम एनेस्थीसिया देके करते हैं, तो खास कुछ ऐसा पेन नहीं। बट हाँ, एनेस्थीसिया का प्रिक तो आपको पता चलेगा ही। और जो एकदम फ्लैट तिल होती है, वो हम लेजर से भी निकाल सकते हैं। यस। ओके, ये आप करते हैं या प्लास्टिक सर्जन? तो देखिए, अगर साइज़ के ऊपर डिपेंड है, छोटा तिल है तो ऑफ कोर्स डर्मेटोलॉजिस्ट भी निकालते हैं, लेकिन अगर एकदम अक्रॉस प्लेन्स है, बड़ा है, कॉस्मेटिकली बहुत इंपॉर्टेंट साइड में है, तो फिर यस, प्लास्टिक सर्जन फिर उसमें। ओके, खर्चा कितना होता है? देयर इज़ अ ह्यूज रेंज। आई वुड से somewhere, it depends upon the size of the mole. A small mole can cost just 2,000 to 3,000 to remove. अगर मीडियम साइज है तो मे बी 8,000 to 10,000. अगर बहुत बड़ा है तो it can even cost up to 20,000 to 25,000 to remove. Okay, moving on. एक बहुत की टॉपिक है लड़कों के लिए स्पेशली, बट आई फील कि आज के ज़माने में लड़कियों के लिए भी, शेविंग। मैंने देखा कि लड़कियां भी शेव करती है थोड़ा बहुत आजकल, पर शेविंग से भी थोड़े बहुत स्किन प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। आप सही तरीके से शेविंग नहीं करो तो डेफिनेटली प्रॉब्लम होगी। अगर आप अनस्टेराइल का ब्लेड यूज़ कर रहे हो तो, गंदे ब्लेड, यस। अगर आप प्रॉपरली स्किन को क्लीन नहीं कर रहे हो बिफोर एंड आफ्टर, अगर आप अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ हेयर शेव कर रहे हो तो ऑलवेज शेव इन द डायरेक्शन ऑफ हेयर। तो ये सब चीज़ें करना, शेव करने के बाद स्किन को प्रॉपरली मॉइस्चराइज करना, ये सब बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है आपकी स्किन को मेंटेन रखने के लिए। आफ्टर शेव
चलता? येस, आफ्टर शेव आप बिल्कुल यूज़ कर सकते हो, एंटीसेप्टिक ही होती है वो, लेकिन कभी कभी ना आफ्टर शेव ना स्किन को ड्राई भी कर सकती है। तो एक हम बोलते हैं कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, इरिटेंट कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, जब कभी क्योंकि आफ्टर शेव में होता है थोड़ा अल्कोहल कंटेंट, तो वो स्किन को ड्राई कर सकती है। तो अगर आपका स्किन थोड़ा सा इरिटेटेड हो जाता है आफ्टर शेव के बाद, तो बेटर रहेगा अगर आप शेविंग के बाद यूज़ करोगे एक मॉइस्चराइजर, वो भी दैट ऑल्सो हेल्प्स। क्या लड़कों और लड़कियों की स्किन में फ़र्क होता है? हाँ, बिल्कुल होती है। लड़कों का स्किन थोड़ा-सा थिकर होता है और उनमें जो सीबेशियस ग्लैंड की साइज़ होती है, जो तेल बनाता है, उसकी साइज़ बड़ी होती है एज़ कम्पेयर टू वुमेन। तो इसीलिए नोज़ में ब्लैक हेड्स, ओपन पोर्स देखने को ज़्यादा मिलता है लड़कों में। और क्योंकि बिकॉज़ ऑफ द प्रेज़ेंस ऑफ बियर्ड, हम हमेशा जब भी लड़कों का स्किन केयर अप्रोच करते हैं, हम थोड़ा-सा स्ट्रॉन्गर काइंड ऑफ एक्टिव्स चूज़ करते हैं, व्हिच विल पेनिट्रेट एक्चुअली, बिकॉज़ वो बियर्ड फॉर्म्स एज़ अ बैरियर। तो अगर मैं किसी लड़के को कुछ क्रीम दे रही हूँ, तो आई वुड वांट इट टू बी स्लाइटली थिकर, स्लाइटली जेल बेस्ड, सो दैट इट कैन पेनिट्रेट थ्रू द बियर्ड दैट ही हैज, स्पेशली इफ ही कीप्स अ बियर्ड। तो वो थोड़ा सा हल्का डिफरेंस होता है। दूसरा, आई थिंक मोर देन द क्वालिटी ऑफ स्किन, इट्स देयर हैबिट एंड हाउ डिफिकल्ट इट इज़ फॉर देम टू एक्सेप्ट स्किन केयर, और एक रूटीन बनाना उनके लिए इतना मुश्किल हो जाता है। दे आर सो अवर्स टू दैट होल कॉन्सेप्ट ऑफ हैविंग अ स्किन केयर रूटीन। लड़के स्किन केयर एक्सेप्ट नहीं करते? बिल्कुल नहीं करते, और पता नहीं उनको लगता है, शायद मुझे लगता है ये शुरू हुआ पहले जब सारे स्किन के प्रोडक्ट्स में खुशबू होते थे और थोड़े फेमिनिन से फ्लोरल से खुशबू होते थे, तो वो सुनते ही उनको लगता था कि नहीं, दिस इज़ नॉट फॉर मी। शायद ये भी एक कारण हो सकती है। आजकल थैंक्स टू सोशल मीडिया इतना ज़्यादा अवेयरनेस आ गई है, और आज मेरे पास काफ़ी सारे लड़के भी आते हैं जस्ट फॉर अ स्किन केयर रूटीन, क्योंकि सबको अच्छा दिखना है, सबको थोड़ा सा अपनी स्किन की क्वालिटी मेंटेन करनी है, हेल्थ मेंटेन करना है। तो दैट्स अ गुड थिंग, बट एक्सेप्टिंग दैट दिस इज़ ऑल्सो फॉर मेन, वो एक थोड़ा सा पड़ाव जैसा है, जो अगर वो पार करेंगे तो आई थिंक दे विल हैव बेटर लुकिंग स्किन एंड दे बी मोर विलिंग टू हैव अ स्किन केयर रूटीन। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको बहुत कुछ करना पड़े, बस थोड़ा सा भी आप चेंजेस अपनी रूटीन में करो, यू विल सी गुड रिजल्ट्स। पता है लड़कों को कैसे कन्विंस करता है? हम्म, उन्हें ये बताओ कि लड़कियों को ये सब अट्रैक्टिव लगता है। हाँ लड़के बिल्कुल, कन्विंस हो जाते हैं। एब्सोल्युटली। गुड स्किन इज वेरी अट्रैक्टिव, बिकॉज देखो, गुड स्किन, व्हाट डज इट शो? दैट इट्स अ फॉर्म ऑफ सेल्फ केयर। इट शोज यू केयर, you're showing up, you're dressing well, you're looking good, you're showing up, so it's just a part of that. No need to over obsess in it, but हाँ, basic अगर routine आप follow करोगे तो it's like a part of hygiene, I would say, and also just looking good and feeling good. एजिंग भी अलग होती है लड़कों और लड़कियों में? um I feel the perception of aging अलग होती है लड़कों और लड़कियों में, बिकॉज लाइक आई सेड, उनकी स्किन थोड़ी सी थिकर और स्लाइटली ऑन द ऑयलियर साइड होती है, तो इसीलिए रिंकल्स भले ही थोड़े से धीरे आए, लेकिन लड़के एक्सेप्ट कर दे अपनी एजिंग, उनको डर नहीं एजिंग से, वो एजिंग को अपने लाइफ का एक हिस्सा मानते हैं। लड़कियाँ थोड़ा फाइट करने की कोशिश करती है एजिंग। आई थिंक इट्स अ सोसाइटल प्रेशर भी है, द काइंड ऑफ मीडिया में जो हम देखते आते हैं, काइंड ऑफ प्रेशर दैट वी फील। आई ऑलवेज गिव एन एग्जाम्पल ऑफ डेविड बेकम एंड विक्टोरिया बेकम। डेविड बेकम को हम कितना गुड लुकिंग, ही इज एज लाइक फाइन वाइन, इतना अच्छा वो दिखते हैं, इवन विथ सो मच ऑफ रिंकल्स एंड लाइन्स। अगर उनकी स्किन आप एग्जामिन करो तो उनके फोरहेड इज फुल ऑफ रिंकल्स, एंड व्हेन ही स्माइल इज सो मच ऑफ रिंकल्स। लेकिन क्या हम विक्टोरिया बेकम को इतना रिंकल्स के साथ एक्सेप्ट करते हैं? तो आई थिंक कल्चरली the way we put a certain kind of pressure on women to look a certain way, that is also why they are more scared of just accepting aging rather than the changes. हाँ, डेफिनेटली थोड़े से चेंजेस है। देखो, फेशियल हेयर अगर आपकी है तो वो काफ़ी हद तक आपकी जो एजिंग के चेंजेस उसको हाइड करती है। Really? जैसे कि फर्स्ट एजिंग के साइंस आपको मैरिनेट लाइन जो बोलते हैं ना, ड्रूपिंग, यहाँ से दिखती है। अगर आपकी बियर्ड है तो वो दिखेगी ही नहीं, अगर आप बियर्ड रखोगे तो आपको सैगी जॉलाइन भी नहीं दिखेगी। तो ऐसे भी आपके थोड़ा सा जो लोअर फेस में एजिंग है वो थोड़ी हाइड हो सकती है अगर आप बियर्ड रखते हो तो। फीमेल में वो नहीं है, तो इवन द स्लाइटेस्ट इम्परफेक्शंस आर नोटिस्ड, एंड तो वो डिफरेंस है, द वे वी परसीव एजिंग इन मेन एंड वुमेन। Okay. We are more forgiving for aging in men, not as forgiving in women. I think we tend to judge एक much बहुत more harshly. बहुत ब्रूटल चीज़ बोलूं, जो एक ब्रूटल सच है, ये हम्म। मेरा ओपिनियन नहीं है, ये मैंने नोटिस किया है कल्चरली बहुत ज़्यादा। लड़के ना लुक्स को ज़्यादा नोटिस करते हैं एज कम्पेयर टू गर्ल्स। Yeah, गर्ल्स भी लुक्स को थोड़ा बहुत नोटिस कर लेते हैं, पर इतना ज़्यादा नहीं बिल्कुल। ना। हम्म,
और इस वो तो है ही। सोसाइटल ट्रूथ की वजह से लड़कियों पर लुक्स का और एजिंग का बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है. एग्जैक्टली. Feel kind of bad. या It's one of the downsides of being a girl. करेक्ट. या Correct to say? बिल्कुल. और यू नो वी एक्सेप्ट मेंस एजिंग देयर ग्रे हेयर सो ग्रेसफुली, लेकिन विमेन अगर वैसे वे में एज करे तो हमें लगता है कि नहीं, यू नो शी इज़ नॉट टेकिंग गुड केयर ऑफ हर सेल्फ, शी जस्ट लेटिंग हर सेल्फ गो, ऐसे टाइप का वर्ड्स यूज़ होता है. एंड थोड़ा सा है वो परसेप्शन दैट वी शुड चेंज. आई मीन, यू नो, वी शुड बी अलाउड टू एज. हाँ, ऑफ कोर्स टेकिंग गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ, जितना चेंज हो सकता है, जितना आप हेल्दी रह सकते हो वो अच्छा है. लेकिन इतना एंटी एजिंग और इतना ऑब्सेशन, जब तक कि आपकी चेहरा ही थोड़ा नॉर्मल लगने लगे, आप इतना बोटॉक्स फिलर कराओ कि थोड़ा सा यू नो चेंज ही, आपकी फेस इतनी चेंज हो जाए कि आप पहले जैसे ही ना लगो, दैट हैज़ टू चेंज. वो प्रेशर की वजह से ही है टू लुक गुड. मैं इस चीज़ के पीछे की बायोलॉजी भी थोड़ा बहुत समझता हूँ, बट मैं एक और सत्य जानता हूँ, और वो सत्य ये है कि जितनी ज़्यादा टेंशन आपके दिमाग में रहेगी उतनी ही ज़्यादा फास्ट आपकी एजिंग की प्रोसेस हो जाएगी. एब्सोल्युटली. और इसके पीछे की बायोलॉजी है कॉर्टिसोल. कॉर्टिसोल Yes. स्ट्रेस हार्मोन होती है. बेसिकली अगर आप हमेशा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, स्ट्रेस में रह रहे हो, तो तुरंत आपकी एजिंग स्टार्ट हो जाती है. बिल्कुल. ये मैंने मेरे दोस्तों में भी देखा है. हाँ, बिल्कुल होती है. स्ट्रेस इज़ ऑल्सो, यू नो, इट ऑल्सो starts a kind of an inflammation in the body. So definitely stress has an impact. Smoking has a large impact, which is also a kind of, you know, वो भी इंक्रीज़ करता है आपके बॉडी में फ्री रेडिकल की मात्रा को. वो फिर कोलेजन ब्रेकडाउन ज़्यादा करना, वो भी एक है जो बॉडी में स्ट्रेस आती है बिकॉज ऑफ स्मोकिंग. वो तो है ही. तो हाँ, तो जो हम तनाव डेली ज़िंदगी में लेते हैं, दैट ऑल्सो हैज़ एन इम्पैक्ट. और एक और चीज़, यू नो, पोल्यूशन भी हमारे स्किन में कोलेजन को ब्रेक डाउन करती है और हमारे स्किन को और ज़्यादा डार्क करती है, क्योंकि जो पोल्यूटेंट पार्टिकल्स होते हैं वो भी आपके स्किन में बैठ के दैट कैन ऑल्सो लीड टू इन्फ्लेमेशन एंड रिएक्शन विच कैन कॉज थोड़ा सा डार्क स्पॉट्स और एजिंग. तो ये जो हम नज़रअंदाज करते हैं, स्पेशली यू नो जो लोग इंडस्ट्रियल एरिया में रहते हैं या जहाँ पे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, वो भी एक्चुअली ट्रिगर करती है आपकी एजिंग को. तो ये भी ध्यान रखने की बात है. पोल्यूशन फाइटिंग स्किन केयर रूटीन क्या है? तो मैं तो बोलूँगी सुबह एक एंटीऑक्सीडेंट सीरम यूज़ कीजिए. तो जो भी अगर पोल्यूशन की वजह से फ्री रेडिकल जनरेट हो रहा है वो भी आप स्कैवेंज कर रहे हो, उसकी मात्रा को कम कर रहे हो, तो वो है. मॉइस्चराइज और सनस्क्रीन ज़रूर लगाएं. मॉइस्चराइज़र करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. जितना बैरियर इंटैक्ट रहेगा, प्रोटेक्टर रहेगा, उतना कम उसमें इरिटेशन होने का, इंसल्ट का चांसेस कम हो जाते हैं. और जिंक ऑक्साइड बेस्ड अगर कुछ यू नो सनस्क्रीन यूज़ करते हो तो वो भी थोड़ा सा एक बैरियर जैसा बना देता है स्किन में, तो ताकि पोल्यूटेंट स्किन के ऊपर ही रहे और वो ज़्यादा इरिटेट ना करे. दैट्स द ओनली थिंग दैट यू कैन डू. और सोने से पहले प्रॉपरली अपना स्किन को क्लीन करें, ताकि जो भी अगर धूल चिपके है आपकी स्किन में वो आप निकालो इसको. और अगर ऑफ कोर्स आपने मेकअप या जो भी पहना है तो वो भी प्रॉपरली रिमूव करें. वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ओके. क्या हमें देसी स्किन केयर मास्क यूज करने चाहिए जैसे कि मुल्तानी मिट्टी का बेसन, या हमें कोरियन स्किन केयर मास्क यूज करने चाहिए? देखो, मुल्तानी मिट्टी है तो आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विथ. वो अच्छी ही है. वो थोड़ी सी आपके स्किन से ऑयल को खींचती है, एब्जॉर्ब करती है ऑयल को. तो जिनकी ऑयली स्किन है, ओपन पोर्स है, उनमें मुल्तानी मिट्टी लगाने के बाद थोड़ा सा फ्रेशन लगती है. उनको लगता है कि ओपन पोर्स थोड़े टेम्परेरीली भी कम दिखने लगते हैं. दैट इज़ ओके, यू कैन यूज़ इट. उसके अलावा बेसन ना, एक अगर आपकी एकदम ऑयली स्किन है और इरिटेटेड स्किन नहीं है तो आप यूज़ कर सकते हो. थोड़ा सा वो फिजिकली एक्सफोलिएट करता है. एज अ डर्माटोलॉजिस्ट मैं फिजिकल स्क्रब्स बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करती. क्या फिजिकल स्क्रब्स मतलब जो भी पतले दाने होते हैं जो आपके स्किन में रब कर रहे हो, हाँ. वो ना माइक्रो टेयर्स कराते हैं आपकी स्किन में. तो हमारे स्किन टाइप में क्या होता है कि और ज़्यादा मेलेनिन स्टिमुलेट हो सकती है इससे, इंजरी से, और डार्क स्पॉट छोड़ सकता है और स्किन और ख़राब हो सकती है. यानी कि कुछ लोग चीनी का स्क्रब बना एग्जैक्टली, चीनी का स्क्रब हो गया. और मैं ये बहुत ज़्यादा देखती हूँ, दाल को ग्राइंडर में पीस के उसका स्क्रब बना के लगा लिया और उसको रगड़ा अपने स्किन में. ये सब आप प्लीज़ ना करें. कॉफ़ी का भी स्क्रब बनाया, यू नो, तो वो आपके स्किन को इंजर कर सकता है. वो मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगी. लेकिन उसके अलावा अगर कुछ सूदिंग मास्क आप लगाना चाहो, जैसे कि थोड़ा सा रोज़ वाटर लगाना चाहो या दही लगाना चाहो अपने चेहरे में, कुछ पपाया पीस के लगाना चाहो, यू नो, फ्रूट मास्क ऐसे कुछ बनाना चाहो, दैट इज़ ओके. दैट इट डजंट हैव मैश्ड बनाना लगाना चाहो, दैट इज़ ऑल्सो ओके, डजंट कॉज एनी हार्म. बट जो पीस के लगाने वाली जो खुरदुरापन होता है उसमें, वैसे वाली चीज़ें अपनी स्किन में ना लगाए, दैट कैन एक्चुअली कॉज हार्म.
कमिंग टू कोरियन मास्क आर एक्सट्रीमली पॉपुलर, लेकिन देखिए ये एक चीज़ समझना ज़रूरी है कि जब भी हम कोरियन ब्यूटी के बारे में बात करते हैं, हमें लगता है कि अगर उनके प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे तो उनके जैसे स्किन हो जाएंगे, जो बिल्कुल भी नहीं होगी। उनकी जेनेटिक्स अलग है, उनकी स्किन की टाइप और अलग है, उनकी बोन स्ट्रक्चर अलग है। जैसे उनकी एकदम स्ट्रेच स्किन होती है, हमारी वैसी टाइप की स्किन नहीं होती। जैसी उनका रिफ्लेक्शन ऑफ द स्किन होता है, एकदम एलाबास्टर टाइप स्किन जो बोलते हैं, एकदम फेयरनेस जो उनकी स्किन में आती है, जो लाइट रिफ्लेक्ट करती है, वो गुड़िया की तरह। हाँ, वैसा हमारा स्किन है ही नहीं। हमारा स्किन में है ही थोड़े से डार्कनिंग, थोड़ी सी अनइवननेस और डार्क सर्कल्स होने का, डार्कनिंग अराउंड द माउथ, थोड़े से संकन आईज, ऐसे हमारा स्ट्रक्चर ही ऐसा है। तो आप ऐसा नहीं है कि कोरियन ब्यूटी प्रोडक्ट्स यूज़ करोगे तो आप भी कोरियन जैसे दिखने लगोगे, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन हाँ, जिनकी थोड़ी सी सेंसिटिव स्किन टाइप है, जिनकी थोड़ी सी ड्राई स्किन टाइप है, उनको कोरियन प्रोडक्ट्स बहुत पसंद आते हैं, क्योंकि दे रियली फोकस ऑन हाइड्रेशन एंड मॉइस्चराइजिंग द स्किन। कुछ स्टडीज़ में ऐसा देखा गया है कि कोरियंस में ना थोड़े सेंसिटिव स्किन ज़्यादा होती है तो उनकी पॉपुलेशन में, तो इसकी वजह से उनके जो स्किन केयर प्रोडक्ट्स है उसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी इंग्रेडिएंट्स ज़्यादा, सूदिंग इंग्रेडिएंट्स ज़्यादा, जैसे कि सेंटल एशियाटिका हो गया, प्रोपोलिस हो गया, वो ज़्यादा होते हैं, स्नेल म्यूसिन, जो सूद करे स्किन को। तो अगर आपकी इरिटेटेड सेंसिटिव स्किन है तो आपको बहुत अच्छी लगेगी कोरियन प्रोडक्ट्स, क्योंकि वो रेडनेस को सूद करती है। ओके, आप हमारे देश के एक टॉप डर्मैट हो, आपसे ये पूछना चाहूँगा कि कोरियन स्किन केयर के अंदर का साइंस सिर्फ यही है कि एंटी इन्फ्लेमेटरी चीज़ें ज़्यादा होती है, इसके अलावा और कुछ नहीं है? बिल्कुल साइंस है। देखिए, कोरिया ना पूरे वर्ल्ड के कंपैरिजन में बहुत आगे है इन टर्म्स ऑफ स्किन केयर। क्यों? क्योंकि वहाँ पे रिसर्च उतने हो रहे हैं और वहाँ पे डिमांड है बहुत ज़्यादा अच्छी स्किन की। वहाँ पे बहुत प्रेशर है ऑन वुमेन टू लुक गुड एंड लुक अ सर्टेन वे। तो दैट हैज़ कम्प्लीटली फ्यूल्ड दैट कॉस्मेटिक इंडस्ट्री। तो जितना सेल्स हो रहा है उतना ज़्यादा ऑफकोर्स प्रॉफिटेबिलिटी है, फिर उतना ज़्यादा वो लोग रिसर्च में डाल रहे हैं, और वो जो प्रोडक्ट्स लेके आते हैं ना, दैट इज़ रियली कटिंग एज टेक्नोलॉजी। जब आप कॉस्मेस्यूटिकल्स की बात करते हो तो जो ऊपर से लगाने वाली स्किन प्रोडक्ट्स है, डेफिनेटली कोरिया इज़ मच अहेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। कॉस्मेस्यूटिकल्स वो लोग ग्रोथ फैक्टर्स यूज़ करते हैं, एक्सोसोम्स जो हम बोलते हैं वो बहुत मात्रा में यूज़ करते हैं, PDRN जो सैल्मन DNA बोलते हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो हाँ, वो लोग एक्सपेरिमेंटेशन इन टर्म्स ऑफ रिसर्च बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, तो इसीलिए वो बाकी लोगों से आगे है। लेकिन जो हमारा बेसिक प्रोडक्ट्स है, ये एकदम हाई एंड प्रोडक्ट्स की मैं बात कर रही हूँ, लेकिन जो बेसिक भी कोरियन प्रोडक्ट्स है उसमें क्योंकि इतने सूदिंग इंग्रेडिएंट्स होते हैं, इसीलिए हमें इतने पसंद आते हैं वो। और दे रियली फोकस ऑन दैट फील, दैट कंज्यूमर हैप्पीनेस, लाइक दैट होल कंज्यूमर एक्सपीरियंस दे फोकस ऑन, कि आपको तुरंत लगाते ही थोड़ी प्लम्पिंग लगे, तुरंत लगाते ही आपकी स्किन थोड़ी सी ग्लिसनिंग दिखे, थोड़ी सी ब्राइट दिखे, दे फोकस ऑन दैट। तो इसीलिए भी आपको लगाते ही थोड़ा सा बेटर फील होता है। ये भी लगता है कि अच्छा इसलिए BTS के लड़के इतने सुंदर हैं। हाँ हाँ हाँ। अब हम बात करेंगे सबसे वियर्ड फेस मास्क के बारे में, बताइए डॉक्टर। जो मैंने इंटरनेट में देखा है, वो मेंस्ट्रुअल ब्लड लगाने वाला जो ट्रेंड आया था, ओ माय गॉड, लाइक प्लीज़ नहीं, ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। और या दैट वाज काइंड ऑफ वियर्ड एंड ग्रोस। ये है, एक है बर्ड पूप फेशियल, वो भी लगा रहे हैं लोग, और कैट लिटर फेशियल वो भी कर रहे हैं। नहीं, जस्ट स्टिक टू कन्वेंशनल आर गुड ओल्ड मॉइस्चराइजर एंड सनस्क्रीन। बर्ड पूप फेशियल, वो भी मैंने सुना है। पर लॉजिक क्या है इसके पीछे? आई थिंक वो ये लॉजिक है कि वो क्योंकि क्ले मास्क जैसा ही होता है, थोड़ा सा एब्जॉर्ब करता है वो ऑयल को स्किन से, और वो टेम्पररी टाइटनिंग इफेक्ट देता है, बस वही है लॉजिक। वो मेंस्ट्रुअल ब्लड वाले के पीछे का लॉजिक क्या है? आई थिंक इज़ जस्ट लाइक, देखिए जो एक ट्रीटमेंट होती है स्किन में जो हम बोलते हैं PRP, जिसको ऑल्सो बोलते हैं वेम्पायर फेशियल, जो किम कार्दाशियन ने बहुत पॉपुलराइज किया था, जिसमें हम आपका खून लेके उसको सेंट्रीफ्यूज करके उसमें जो प्लाज्मा कंपोनेंट है उसको इंजेक्ट करते हैं, ऊपर से माइक्रो नीडलिंग करके लगाते हैं, और जो रिमेनिंग जो रेड ब्लड सेल्स है उसको भी हम लगा सकते हैं स्किन में ऐसी। तो उसी से लेके उनको लगा कि मेंस्ट्रुअल ब्लड भी एक टाइप का वही है, तो उसको हम लगा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है, doesn't work like that. And also menstrual blood has so much of other bacteria, fungus that is there naturally in the vaginal canal that you're putting on your face. तो वो तो बिल्कुल भी absolutely should not be done. लेकिन वो शुरू की बात इसी से हुआ क्योंकि हम जो खून निकाल के वो चेहरे में लगाते थे, उनको लगा कि कहीं और से जो खून निकल रहा है वो भी आप चेहरे में लगा सकते हो, जो बिल्कुल नहीं कर सकते। कभी आपने स्किन डैमेज देखी है फेस मास्क की वजह से? Oh yes, एज अ बिल्कुल। डॉक्टर?
येस डेफिनेटली देखा है, स्पेशली इन होममेड मास्क, जिसमें कि ये दाल को पीस के लगाया हो या कुछ ऐसी ग्रिटी चीज़ें रगड़ा हो, उससे पूरी आपकी स्किन की बैरियर डैमेज हो रही है। फिर यू कम विद इन्फ्लेमेशन और रेडनेस, इरिटेशन, इचिंग, जो आपको लगता है कि अरे मैंने तो बस अच्छे होने के लिए मास्क लिया था, लेकिन उसने इतना ज़्यादा इंजरी करा दी स्किन में, तो पूरा डैमेज हो गई बैरियर, वो देखा है। तो इसलिए मैं बोलूँगी बिल्कुल ये यूज़ ना करें। और लोग ना ऐसे रगड़ने वाली मास्क अपने नेक में, अंडर आर्म्स के एरिया में भी लगाते हैं, इवन एल्बोज और नीज में लगाते हैं, ये सोच के कि अगर ऊपर से स्किन निकल जाए तो अंदर की फेयर स्किन जो है एक्सपोज होगी। ये गलत वे है इन ट्रीटिंग। आते हैं एक्सफोलियंट्स जिसमें हम यूज़ करते हैं ग्लाइकोलिक एसिड, लैक्टिक एसिड बेस्ड एजेंट्स, तो ये एक्चुअली कंट्रोल वे में आपके स्किन में इंजरी कराती है। करती तो सेम चीज़ ही है इन द सेंस, वो भी डेड स्किन लेयर को ही उतार रही है, लेकिन है ना कंट्रोल वे, अपग्रेड करके नहीं। तो अपग्रेड जब आप करोगे ना, तो किसी एरिया में थोड़ा ज़्यादा वो इरिटेट करेगा, किसी एरिया में कम इरिटेट करेगा, किसी एरिया में ज़्यादा माइक्रो टेयर्स होंगे, तो ये आप स्टे अवे फ्रॉम दैट। सो इंस्टेड ऑफ दैट केमिकल एक्सफोलिएंट्स यूज़ करो तो हमेशा बेटर है। ओके, स्पेशली टीनेजर्स और 20s के लोगों में, हाँ, ये लोगों में या डेफिनेटली ज़्यादा ऐसे इफेक्ट्स मिलते हैं। क्योंकि एक्सपेरिमेंटल होता है। यस, आफ्टर इन योर 30s यू डोंट डू ऑल दिस, यू नो बेटर। ओके, टीनेजर्स और अर्ली 20s के लोगों में मैंने एक आदत देखी है विच आई फाइंड वियर्ड, बट मैंने भी ये किया है लाइफ में, खुद के पिंपल को हाथ लगाना। ओह, या जनरली मैं आपको चेहरे को हाथ लगाने के बारे में पूछना चाहूँगा, क्या ये सच है कि ये एक बहुत बैड हैबिट है? बिल्कुल बहुत बैड हैबिट है। आप ही सोचिए, मतलब कितने चीज़ों में आप छू रहे हो, उसको आप स्किन में लगा रहे हो, डेफिनेटली इट्स जस्ट गोना मेक थिंग्स वर्स। और पिंपल को पॉप करने की आदत तो बहुत ही ख़राब है, क्योंकि देखिए आपको लग रहा होगा कि जो पस पॉइंट है उसको आप निकाल रहे हो, लेकिन कभी कभी जब पिंपल लाल होता है ना और उसको पॉप करने की कोशिश करते हो, उसके कॉन्टेंट्स को आप और नीचे पुश कर रहे हो, फिर उसके बाद वो इन्फ्लेमेशन भी ज़्यादा होती है, वहाँ पे बड़ा सा नोड्यूल बन जाता है और स्कारिंग होने के चांसेस भी ज़्यादा होती है। अगर आप पॉप कर रहे हो तो स्किन के ऊपर से बैरियर को डैमेज कर रहे हो, तो जो डार्क स्पॉट होती है वो भी होने के चांसेस ज़्यादा होती है, तो जो एक्ने डार्क स्पॉट छोड़ के हील होती है, तो पॉप तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर थोड़े से पस पॉइंट दिखे तो हाँ, उसको हल्के से निकाल सकते हो आप, लेकिन बेस्ट होगा इफ़ यू लीव इट टू डर्मैट्स, इफ़ यू डोंट डू दिस एट होम, वरना आप पॉप करना तो बिल्कुल भी नहीं, डेफिनेटली मेक्स थिंग्स वर्स। अगर एक बहुत बड़ा पिंपल हुआ है, हाथ लगाते ही पेन होता है, तो घर बैठ के आप क्या कर सकते हो उसके लिए? उस पे आप एक सैलिसिलिक एसिड बेस्ड सीरम यूज़ कर सकते हो। अगर हल्का सा पस पॉइंट जैसा आपको दिख रहा है तो उसके ऊपर आप पिंपल पैच भी लगा सकते हो, तो वो थोड़ा सा सुखाने में हेल्प करेगा और हील कराएगा आपके पिंपल को। दीज आर लाइक स्लाइटली सेफर थिंग्स यू कैन डू। मैं एक वियर्ड चीज़ बताऊँ विच आई हैव डिस्कवर्ड, ये मैंने बहुत लेट डिस्कवर किया था लाइफ में, एंड आई डोंट नो द साइंस बिहाइंड इट। अगर मुझे लग रहा है कि ब्रेकआउट हो रहा है थोड़ा, तो मैं एक बहुत ज़्यादा डीप स्ट्रेचिंग और डीप ब्रीदिंग की सेशन करता हूँ, एंड फॉर सम रीज़न दिमाग तो शांत हो ही जाता है, शायद उस वजह से कि कॉर्टिसोल इतना कम हो गया, मुझे नींद भी बहुत गहरी मिलती है उस रात, बट आई हैव नोटिस कि मेरी इन्फ्लेमेशन इतनी नहीं होती उस ब्रेकआउट पे। और इसके साथ ऑब्वियसली मैं खुद का स्किन केयर भी कर रहा हूँ, एक क्या कहते हैं स्पॉट करेक्टर, आई थिंक इट्स सैलिसिलिक एसिड, वो भी डालता हूँ। बट ये करने से ना, ये मेरी एक बहुत बड़ी लाइफ हैक मिल चुकी है फॉर माई बॉडी, आई डोंट नो व्हाई। डेफिनेटली देखिए, जो टीनेजर्स आते हैं उनका हमेशा सबसे वर्स्ट फ्लेयर ड्यूरिंग एन एग्जाम होता है, तो स्ट्रेस डेफिनेटली हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन एक्ने। ऑल्सो एसोसिएटेड विद स्ट्रेस इज़ अनहेल्दी ईटिंग, थोड़ा स्नैकिंग, जंक फूड, शुगरी फूड, वो भी है स्ट्रेस का पार्ट ही। लेकिन हाँ, अगर आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है, एग्ज़ाम की स्ट्रेस है, तो उस टाइम पे एक्ने ज़्यादा देखने को मिलता ही है। तो कॉन्ट्ररी टू दैट, अगर आप रिलैक्स रहते हो और थोड़ा सा पीस और काम हो, तो उसमें एक्ने के इरप्शंस कम होने। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ठीक है, ये मैंने मेरे सारे योगा इंस्ट्रक्टर फ्रेंड्स के साथ देखा है, आपकी स्किन भी बहुत सुंदर है, उनकी स्किन भी बहुत सुंदर होती है। पहला सवाल यह है कि क्या आप योगा करते हो? दूसरा सवाल यह है कि योगा करने से स्किन क्वालिटी इंप्रूव क्यों होती है इनकी? देखिए, योगा इज़ लाइक माइंड एंड बॉडी का अलाइनमेंट ऑफ सॉर्ट्स। यू आर नॉट ओनली स्ट्रेचिंग एंड putting your body to work, but also you're relaxing, so that definitely has a positive impact on your whole body. Like I said before, जो भी पॉजिटिव इम्पैक्ट आप अपने बॉडी में कर सकते हो वो स्किन में दिखेगी ही दिखेगी। तो हाँ, जो लोग योगा करते हैं डेफिनेटली उनकी स्किन भी अच्छी होती है, और एक्सरसाइज जो करते हैं उनकी स्किन भी अच्छी होती है, वो तो है ही। और दूसरा है, अदर देन योगा, इवन इफ़ यू डू
कार्डियो एक्सरसाइजेज, नॉट वेरी विगरस कार्डियो, बट या कार्डियो एक्सरसाइजेज भी ब्लड फ्लो को बढ़ाती है स्किन में, तो उससे भी थोड़ा सा फ्लशिंग होती है और स्किन की क्वालिटी बेटर होती है। और ये भी देखा गया है कि जो लोग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, स्टडीज़ में एक्चुअली देव प्रूवन, बायोप्सी लेके देखा गया है कि उनकी जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं उनके स्किन में कोलेजन की मात्रा बढ़ जाती है, इवन इफ दे डू स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जस्ट 3 times in a week। तो वो भी चेंज आती है। तो या इफ somebody is looking at exercises that can help in their skin health, I would definitely say a little bit of cardio, yoga for sure, and strength training if you can really include, उससे बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। आई फील कि ऑल्सो जो मेरे योगा इंस्ट्रक्टर फ्रेंड्स हैं, और ये मैंने खुद में भी देखा है कि जितनी ज़्यादा आप योगा करोगे, एक्चुअली आसन्स पर फोकस करोगे, मेडिटेशन करोगे, उतने ही ज़्यादा सिंपल आप बन जाते हो, आपकी पर्सनैलिटी थोड़ी बदलती है। आई डोंट नो वाई। आपका ईगो थोड़ा कम हो जाता है और आपकी क्रेविंग्स भी थोड़े बहुत कम हो जाते हैं। तो ये जितने भी इंस्ट्रक्टर फ्रेंड्स हैं ना, ये भी एलिमिनेशन डाइट ही फॉलो कर रहे हैं, एकदम सात्विक खाना खाते हैं, बहुत बेसिक खाना खाते हैं, जंक फूड एकदम कम होता है इनका। ऑब्वियसली दैट्स ऑल्सो अ फैक्टर। यस ऑफ कोर्स। हमारे शो पर एक गेस्ट आई थी, हंसा जी योगेंद्र नाम की। वो हमारे कंट्री के एक लेजेंडरी योगा टीचर है। तो उन्होंने कुछ फेस योगास और कुछ प्राणायाम्स बताए थे, और मैं गया मेरे फिजिकल थेरेपिस्ट के पास, जिन्होंने मुझे बहुत हेल्प करी है मेरी लाइफ में। वो मुझे एक स्पेशल टाइप का मसाज देती है जिसका नाम है लिम्फेटिक ड्रेनेज मसाज। और मैंने देखा कि वो योगा वाले मसाजेस में और ये लिम्फेटिक ड्रेनेज मसाज में कॉमनैलिटीज़ हैं, एंड जनरली लॉन्ग टर्म में मेरी स्किन क्वालिटी इंप्रूव हुई है इन दोनों प्रैक्टिसेस की वजह से। तो ये जो फेस मसाजेस की प्रैक्टिस होती है, जहाँ आईब्रोज को दबाया जाता है, फिर ये किया जाता है, यहाँ एग्जैक्टली क्या हो रहा है, एंड आपका क्या कहना है एज एन एमडी डर्मेट? तो देखिए, जब भी आप फेस मसाज करो ना, आपको पता होना चाहिए क्यों कर रहे हो और इसका क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो रिजल्ट्स। ओके, अगर आपकी स्किन सुबह उठने के बाद फेस थोड़ी सी पफी लगती है, तो आप थोड़ा सा मसाज करके लिम्फेटिक ड्रेनेज लाइक यू सेड उसको थोड़ा इंप्रूव कर सकते हो। उससे थोड़ी स्वेलिंग, जो सूजन है अपनी चेहरे से, वो थोड़ी कम हो जाती है। लेकिन क्या फेस मसाज करके आपको चिजल जॉलाइन मिलेगी? क्या आपके चीक बोन्स थोड़े हाई हो जाएंगे, प्रोमिनेंट दिखेंगे? क्या आप सैगिंग को कम कर सकते हो? नहीं, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है ना, तो हम जब स्किन की एजिंग को देखते हैं, वो बहुत लेयर्स में होते हैं स्किन की एजिंग। जैसे हमारा एज बढ़ता जाता है, बोन जो स्कल में चेंजेस आने लगते हैं, बोन रिजॉर्प्शन होता है, आँखों की जो सॉकेट है उसकी साइज़ बड़ी हो जाती है, हमारा ये जो मैंडिबल है वो रिसीड करने लगता है, उसकी वजह से भी सैगिंग और चेंजेस आती है। फिर उसके बाद आती है सॉफ्ट टिश्यू चेंजेस, फैट पैड के चेंजेस, और फिर मसल थोड़ी सी लैक्स होने लगती है, फिर स्किन थोड़ी सी लैक्स होने लगती है। तो देयर आर चेंजेस एट मल्टीपल लेवल्स। तो जो ऊपर से क्रीम लगाने से या ऊपर से मसाज करने से ये सारी चीज़ें एड्रेस नहीं होंगे। तो इफ़ इट फील्स रिलैक्सिंग, गुड फॉर यू, यू कैन गो फॉर इट। जैसे कि गौशा हो गया, वो भी काफ़ी पॉपुलर है, जेड रोलर्स हो गए। तो फॉर इफ़ यू कैन टेक इट एज रिलैक्सेशन, वो ठीक है। लेकिन उससे अगर आप ऐसे एक्सपेक्टेशन रख रहे हो कि जॉ लाइन चेंज हो जाएगी, या चीक बोन्स हाई हो जाएंगे, या सैगिंग को आप काउंटर एक्ट कर रहे हो, या आपके लाइंस एंड रिंकल्स को कम करोगे तो, और नीज़ोलेबियल फोल्ड्स कम हो जाएंगे, तो वो नहीं होते। एक बहुत कॉमन इंडियन प्रॉब्लम है विच इज़ sunken eyes एंड डार्क सर्कल्स, मैं एक साथ ब्रैकेट कर रहा हूँ। ये हमारा जेनेटिक प्रॉब्लम है ना एज इंडियंस। बहुत मतलब तमिलनाडु से लेकर कश्मीर तक ये प्रॉब्लम दिखाई देता है। बिल्कुल, ये स्ट्रक्चरल भी प्रॉब्लम है। तो दैट्स वाई सिर्फ क्रीम्स लगाने से इसमें एड्रेस हम नहीं कर सकते। स्ट्रक्चरली ही संकन आइज ज़्यादा होती है, उसके नीचे टियर ट्रफ की हमारी इंसिडेंस ऑफ टियर ट्रफ इज़ ऑल्सो वेरी हाई। तो आँखों के नीचे जो गड्ढे दिखना वो भी ज़्यादा देखने को मिलता है। उसके साथ साथ आँखों के नीचे की स्किन पतली तो है ही, तो उसमें फिर वो वेसल्स थोड़े प्रोमिनेंट दिखना वो भी होती है। और आँखों में रगड़ करने की वजह से वहाँ पे स्किन थोड़ी सी और ज़्यादा काला होना, वहाँ पे रिंकलिंग आना, वो भी देखा जाता है। और डार्क सर्कल्स हमेशा एज के साथ और ख़राब दिखने लगता है, बिकॉज ऑफ वहाँ पे रिंकलिंग भी ऐड हो गई, फिर और ज़्यादा गाढ़ापन आ गया उसमें। तो यूजुअली इवन इफ यू हैव माइल्ड डार्क सर्कल्स इन 20s, वो बहुत आपको बॉदर करने लगता है बाय द टाइम यू आर इन 30s और 40s। आई हैव लर्नड कि जितनी ज़्यादा आपकी उम्र बढ़ती है, उतना ही ज़्यादा आपको स्लीप पर फोकस करना चाहिए। स्लीप बहुत ज़्यादा ज़रूरी बनते जाती है एज के साथ। इसलिए वही लॉजिक है, एटलीस्ट मेरा लॉजिक ये है कि आपके 20s और शायद अर्ली 30s में भी बहुत मेहनत करनी चाहिए फ्रॉम अ करियर पर्सपेक्टिव। आई फील पैसे कमाने चाहिए उस फेज़ में, ताकि आप जल्दी इन्वेस्ट करके आपके लेट 30s 40s 50s में थोड़ा सा रिलैक्स कर दे। आपने ज़िंदगी नाम में लगेगी दोबारा देखिए, वहाँ ऋतिक रोशन को क्रिटिसाइज किया जाता है कि अरे क्या जी ले ज़िंदगी, पर आई फील टू सम डिग्री वो थोड़े एक्सट्रीम थे।
बट थोड़ी मेहनत करनी चाहिए 20s और अर्ली 30s में, बिल्कुल। ताकि 40s और 50s थोड़े से आसान रहे हम्म, हर किसी के लिए। हम्म, इन्वेस्टमेंट्स जल्दी सीख लो ताकि बाद में आप स्लीप क्वालिटी पर फोकस कर सके, आप रिलैक्सेशन पर फोकस कर सके, हेल्थ पर फोकस कर सके। बिल्कुल। और हेल्थ पे फोकस के साथ साथ मोबिलिटी अपनी सही रखे, कीप मूविंग, कीप एक्सरसाइजिंग, वो भी बहुत ज़रूरी है फॉर क्वालिटी स्लीप। अगर आप पूरे दिन बैठे रहते हो, आपका स्क्रीन टाइम अगर बहुत ज़्यादा हाई है, तो दैट ऑल्सो अफेक्ट्स क्वालिटी ऑफ स्लीप। सो वी रियली नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द फैक्टर्स जो हम चेंज कर सकते हैं टू इम्प्रूव स्लीप क्वालिटी। जैसे कि 1 hour बिफोर स्लीपिंग डोंट यूज स्क्रीन, और अपने इन्वायरमेंट को थोड़ा क्लीन रखना, बेड में बैठ के काम नहीं करना। बेड में बैठ के काम करोगे फिर सोने में डेफिनेटली प्रॉब्लम आती है। और टीवी को बेडरूम में नहीं रखना। ऑल दीज थिंग्स कैन रियली हेल्प in improving your quality of sleep and it can actually hamper. तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। और हाँ, quality sleep is very very important in terms of aging, in terms of overall health, in terms of reducing stress, and in terms of your skin looking good. After a well rested night you just look better and feel better. तो वो तो बिल्कुल important है। लॉन्ग टर्म में ये भी चीज़ कॉम्पाउंड होती है। यहाँ हम डार्क बिल्कुल। सर्कल्स की बात कर रहे हैं, बट एक्चुअली आई एम श्योर कि स्किन क्वालिटी, हेयर क्वालिटी, बोन क्वालिटी सब कुछ हाँ, इम्प्रूव होती है स्लीप के yes. थ्रू। एंड हम इतना ज़्यादा डार्क सर्कल्स के बारे में बात करते हैं ना, आई वांट टू कम बैक टू दिस, क्योंकि जब भी मैं कहीं पे भी लाइव जाती हूँ हमेशा डार्क सर्कल्स के बारे में तो मुझे पूछा ही जाता है। तो हाँ, स्लीप डेप्रीवेशन डार्क सर्कल्स को थोड़ा ख़राब दिखा सकता है, लेकिन दैट्स नॉट द ओनली रीज़न। लाइक यू सेड, लाइक इंडियन फेशियल स्ट्रक्चर इज सच दैट वी आर जस्ट प्रोन टू डेवलप डार्क स्पॉट्स एंड डार्क सर्कल्स। तो ये ज़्यादा ज़रूरी है समझना। और इसमें जो फैक्टर्स है ना, वो भी मैं एक बार बताना चाहूँगी कि अगर आपकी आंखों के नीचे गड्ढे हैं तो वो क्रीम से नहीं जाएंगे, उसमें फिर कुछ फिलर इंजेक्ट करना पड़ेगा या स्ट्रक्चर में कुछ चेंज करनी पड़ेगी। फिर अगर आपकी स्किन डार्क है तो फिर आपको कुछ स्किन लाइटनिंग एजेंट्स थोड़ी हेल्प कर सकती है। अगर आपकी वहाँ पे स्किन पतली है और रिंकलिंग है तो फिर आप रेटिनॉल या ऐसे कुछ चीज़ें यूज़ करो वहाँ पे कोलेजन स्टिमुलेट करने के लिए। अगर आपके वहाँ पे बहुत पतली वेन्स दिख रही है तो विटामिन के बेस्ड आप क्रीम्स यूज़ करो। अगर आपकी पफिनेस है तो अंडर आई क्रीम्स में कुछ कैफीन ऐसे टाइप के इंग्रेडिएंट्स आप देखना जो पफिनेस को कम करे। तो एक्चुअल रीज़न फॉर डार्क सर्कल्स समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर कॉज फॉर डार्क सर्कल का अलग ट्रीटमेंट होता है। ओके, मैंने मेरे दोस्तों से भी ये भी पूछा, मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया है कि मैंने अंडर आई क्रीम्स यूज़ करी थी खुद के डार्क सर्कल्स के लिए। इट मे हैव हेल्प मी 20 to 30%, बट आई फील कि जब मैंने स्लीप को फिक्स किया तभी एक्चुअल यस। सो डार्क सर्कल्स तो बिल्कुल भी होलिस्टिकली अप्रोच करना है। कभी कभी हाँ, बिल्कुल अंडर आई क्रीम करने से आपको स्किन को मॉइस्चराइज रखेगा तो वो आपकी अंडर आई एरिया थोड़ी बेटर दिखेगी। और कभी कभी एलर्जीज़, बार बार एलर्जीज़ होने की वजह से, साइनोसाइटिस होने की वजह से भी डार्क सर्कल्स होते हैं। तो डार्क सर्कल ज़्यादातर एटोपिक डर्मेटाइटिस जो बोलते हैं, एस्मा जिसमें ब्रोंकियल एस्मा के पेशेंट्स होते हैं उनमें ज़्यादा देखने को मिलता है। तो देयर आर लॉट ऑफ अदर कंपोनेंट्स। ऑल्सो ड्राई आइज़, अगर आप लंबे समय के लिए स्क्रीन के आगे बैठ रहे हो और आपकी आइज़ ड्राई होती है तो एट द एंड ऑफ द डे आप थोड़ा आँख को रगड़ते हो, उसकी वजह से भी आपके डार्क सर्कल्स थोड़े प्रोमिनेंट हो सकते हैं। और कभी क्या हो सकता है कि आप चश्मा है आपकी लेकिन आप पहन नहीं रहे हो, तो आप ना ऐसे थोड़ा सा फोकस करने की कोशिश करते हो अपने आँखों की मसल्स को यूज़ करके, तो उसकी वजह से भी एंड ऑफ द डे टायर्डनेस होती है और डार्क सर्कल्स और ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखते हैं। दीज आर डिफरेंट फैक्टर्स दैट वी हैव टू लुक इनटू व्हेन वी आर डीलिंग विद डार्क सर्कल्स। घर बैठे अपने डार्क सर्कल्स के लिए आप क्या कर सकते हो? जैसे ककड़ी काट के डाल सकते हो? हाँ, तो वो थोड़ा सा डीपफिंग करता है। तो दिस इज वन होम रेमेडी दैट आई एम आफ्टर। आप पोटैटो भी कट करके रख सकते हो, पोटैटो स्लाइस, दैट ऑल्सो गिव्स अ लिटिल ऑफ सूदिंग इफेक्ट। और ककड़ी काटना का भी सेम है। इवेंट से पहले अगर आपको बेटर दिखना है तो फ्रोजन टी बैग्स, ग्रीन टी बैग्स इज ऑल्सो अ गुड ऑप्शन। फ्रोजन टी बैग? यस, आप टी बैग्स को पहले पानी में थोड़ा सा डाल के फिर उसको फ्रिज में रख लेना, तो वो थोड़ा आइस जैसे बन जाएंगे। तो उसको आप आंखों में रखोगे तो क्योंकि ग्रीन टी में थोड़ा सा एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट्स है, वो भी आपको सूदिंग थोड़ा लगेगा, उसके साथ साथ डी पफिंग भी होती है। तो इट जस्ट फील्स नाइस ऑन द आइज, तो पफिनेस भी कम लगेगा और आपके डार्क सर्कल्स भी कम दिखेंगे। सो दीज आर समथिंग दैट यू कैन डू, नॉट अ प्रॉब्लम। पार्टीज, इवेंट्स, शादीज के लिए तैयार कैसे होते हैं फ्रॉम अ स्किन केयर पर्सपेक्टिव, ये जानना है बहुतों को। तो शादी की बात जब हम करते हैं ना तो हमेशा ब्राइड्स एकदम लास्ट मिनट में आते हैं। तो जब
कुछ खास नहीं किया जा सकता। तो मैं तो बोलूँगी जैसे ही आपकी डेट फाइनलाइज हो जाती है, जब भी आप सोचते हो कि शादी करना है, तभी से आपका स्किन केयर रूटीन एक बेसिक होना चाहिए और आपका एक डर्मेट विजिट तो होना चाहिए, जस्ट टू गेट एवरीथिंग इन प्लेस। क्योंकि एंड मोमेंट में जब आप जाके करेक्ट करने की कोशिश करोगे ना, तब कुछ होगा नहीं। एंड वी डोंट वांट टू इंट्रोड्यूस कुछ नई ट्रीटमेंट्स एंड क्रीम्स 1 month बिफोर योर इवेंट, बिफोर द वेडिंग, क्योंकि अगर कुछ हुआ ऊपर नीचे तो उसको सही करने के लिए भी हमें कुछ टाइम चाहिए। तो जब भी कोई पूछता है कि नहीं शादी करनी है तो कब है बेस्ट टाइम टू स्टार्ट अ स्किन केयर रूटीन, आई वुड से एज सुन एज पॉसिबल। और एक बार आप डर्मेट को जाके दिखाएं, इवैल्यूएट कीजिए स्किन, उसके बाद एक बेसिक स्किन केयर रूटीन फॉलो कीजिए। और अगर आपके कुछ कंसर्न्स है, जैसे कि एक्ने आपको अगर ट्रीट करना है, उसके लिए एटलीस्ट आपको 3 to 6 months लगेंगे। अगर आपको डार्क स्पॉट्स को एड्रेस करना है, उसके लेजर सेशंस आप ले सकते हो, या क्रीम्स लगा के उसको लाइटन कर सकते हो। तो वी हैव एम्पल टाइम टू शो इम्प्रूवमेंट। तो वो तो है ही। और अगर पार्टी आ जाए तो पार्टी आज है तो मैं बोलूँगी एकदम झट से कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए तो शीट मास्क आर अ गुड ऑप्शन। शीट मास्क जिसमें हाइलुरोनिक एसिड हो, वो आप लगाओगे अपने स्किन में फॉर अबाउट 15 minutes। तो वो ना बस लाइक अ मॉइस्चराइजर और टिश्यू पेपर जैसा है। वो आपकी स्किन को थोड़ा हाइड्रेटेड प्लम्प इफेक्ट देगा, मॉइस्चराइज करेगा, तो इंस्टेंट ग्लो के लिए दैट्स अ गुड ऑप्शन। कुछ ऐसे नींबू मलाई मलाई इज ओके, नो नींबू प्लीज, मलाई इज फाइन। मलाई डाल सकते हैं। हाँ, मलाई लगा सकते हो। वो भी क्या है, थोड़ा सा उसमें लैक्टिक एसिड होता है, थोड़ा सा मॉइस्चराइजिंग कंपोनेंट होता है, तो वो भी थोड़ा आपको मॉइस्चराइज लुक ही देगा बस, बट नो नींबू। ये जितनी भी बात हमने करी स्किन केयर और डेंजर्स के बारे में, इन सारों को ध्यान में रखकर आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जब आप डर्मेटोलॉजी के कॉन्फ्रेंसेस के लिए जाते हो, तो मॉडर्न डे में 2024 में क्या बातें हो रही है फ्यूचर को लेकर? यानी कि 10 सालों में, 20 सालों में ये फील्ड पूरी तरह से बदलेगी? बदलेगी, हाँ, बदलनी तो हर चीज़ बदलने वाली है, डे टू डे भी जो हम देखते हैं बिल्कुल बदलने वाली है। लेकिन हाँ, और एडवांसेस आएंगी और मिनिमली इन्वेजिव ट्रीटमेंट्स जो है वो ज़्यादा पॉपुलर होंगी। दर्द कम होगा पेशेंट। यस, और मोर देन सर्जिकल से ज़्यादा हम नॉन सर्जिकल की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। ऐसे एडवांसेस देख रहे हैं जिसमें आपको फेस लिफ्ट और वो सब की ज़रूरत ना पड़े, जो टाइटनिंग वो वाले प्रोसीजर से ही आपको फेस लिफ्ट जैसे रिजल्ट्स मिले, और लॉन्गर लास्टिंग रिजल्ट्स मिले, और स्किन केयर भी इतना एडवांस हो कि जो पेनिट्रेशन के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा रिसर्च हो रहा है कि ऐसे मॉलिक्यूल्स बनाए जो स्किन में ही इतना अच्छा असर दिखाए कि जिसको इंजेक्ट करने की ज़रूरत ना पड़े। तो हाँ, देयर आर लॉट ऑफ एडवांसेस। वो एक तरफ है, दूसरी तरफ AI भी है, जो बोलते हैं कि you'll be probably able to diagnose स्किन डिजीजेज विथ एन ऐप। लेकिन जो मेडिकल फील्ड है ना, उसमें सिर्फ एक मशीन लर्निंग से वो नहीं किया जा सकता, इतना नुआंस्ड है वो फील्ड। आपको लगेगा कि हर स्किन डिजीज सेम ही लगती है, या शायद AI डायग्नोज भी कर पाए, लेकिन एग्जैक्ट ट्रीटमेंट और वो सब के लिए तो एक डॉक्टर्स पर्सपेक्टिव, एक एक्सपीरियंस, एन एम्पैथेटिक हार्ट, वी नीड ऑल दैट टू हैव अ सक्सेसफुल आउटकम जब भी हम कोई भी डिजीज ट्रीट करें। तो अब AI बेस्ड डॉक्टर्स तो नहीं होंगे। I would say that medical field would be probably the last to be replaced by AI. क्योंकि जज्बात की ज़रूरत लगती है। Like exactly, making the right decision, वो थोड़ा emotional भी होता है कभी कभी, थोड़ा it has to come from a place of empathy, it has to come from a place of experience जो आपने gather किया है through years of practice। तो इसमें इतना सारा interplay of emotions, interplay of knowledge है कि मशीन को रिप्लेस करना मुश्किल है completely है। एक आखिरी चैप्टर है इस पूरे पॉडकास्ट का, और पानी से रिलेटेड है। दिन में कितना पानी पीना चाहिए, पहले ये बताइए। 2 liters, 2 to 2.5। ग्लासेस में कितना? 8 to 10। 8 to 10 ग्लासेस। दिन के 10 ग्लास पानी पीना चाहिए, हर घंटे में 1 ग्लास पानी रफली। ओके, दूसरा सवाल, जब आप चेहरे को धो रहे हो तो तब ठंडे पानी को यूज़ करना चाहिए या गर्म पानी को, और दोनों का साइंस क्या है? डेफिनेटली रूम टेम्परेचर या ठंडा पानी इज़ बेटर देन गर्म पानी। तो गर्म पानी क्या करता है ना, स्किन को और ज़्यादा ड्राई करता है और स्किन से ऑयल्स को निकालता है। ठंडा पानी थोड़ा सा सूदिंग होता है स्किन में, और जो पफिनेस है उसको भी कम करता है। तो अगर आप पानी की बात करो तो ठंडा पानी इज़ डेफिनेटली बेटर। और पानी पीने की जो आपने बात कही, आई वांट टू मेक वन मोर पॉइंट इन दिस कि लोगों को लगता है कि अगर उनकी ड्राई स्किन है तो सिर्फ पानी पीते रहो। नहीं,
पानी पीना, बॉडी को हाइड्रेट करना और ड्राई स्किन की ड्राइनेस थोड़ी अलग है. अगर आपकी स्किन में ड्राइनेस है तो आपको मॉइस्चराइजर यूज़ करने की भी ज़रूरत पड़ती है, और आप ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के सप्लीमेंट्स भी ले सकते हो विच विल हेल्प इन रिटेंशन ऑफ मॉइस्चर ऑन द स्किन. तो ये एक एस्पेक्ट है, जो सिर्फ पानी पीने से ड्राइनेस स्किन में नहीं कम होगी. और जब हम बात करते हैं ठंडा पानी और गर्म की, गर्म पानी तो बिल्कुल, स्पेशली इवन फॉर शावर्स, हम बोलते हैं कि जिनकी ड्राई स्किन है, जिनको एटोपिक डर्मेटाइटिस है, एक्जिमा से अगर आप सफ़र कर रहे हो, या सोराइसिस है, ऐसी कुछ स्किन डिजीज है, तो गर्म पानी से तो बिल्कुल भी आपको नहीं नहाना चाहिए. वो डेफिनेटली स्किन को और ज़्यादा ड्राई करता है और ख़राब करता है. और आपकी शावर्स भी एकदम शॉर्ट होनी चाहिए, सिर्फ 2 मिनट की, उससे ज़्यादा नहीं. बात आई ठंडी पानी की, हाँ बिल्कुल आप ठंडा पानी यूज़ कर सकते हो, लेकिन इसके साथ साथ बात आती है आइस लगाने की. तो आइस और आइस वाटर डंक में भी डिफरेंस है, वो भी आई वांट टू एक्सप्लेन टुडे. लोगों को लगता है कि आइस आपके चेहरे में लगाना और आइस वाटर लगाना सेम थिंग है. नहीं. इफ़ यू वांट टू डू समथिंग टू योर स्किन जिससे कि थोड़ा सा आपकी परफॉर्मेंस बेटर हो, और स्पेशली मेकअप थोड़ा का एप्लीकेशन, मेकअप का एप्लीकेशन थोड़ा सा स्मूथ लगे आपको, तो उसके लिए आप आइस वाटर डंक कर सकते हो. उससे आपकी जो पोर्स है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी और कम दिखने लगेगी, स्मूदर लगता है आपका मेकअप एप्लीकेशन, और जो स्किन में पफिनेस है वो भी कम हो सकती है. लेकिन अगर आपकी ड्राई सेंसिटिव स्किन है, या रोजेशिया है, या आपकी स्किन में बहुत प्रोमिनेंट वेन्स है और लालपन है, तो फिर आपको बिल्कुल ये आइस डंक नहीं करनी चाहिए. आइस जो लगाने की है, आप डायरेक्ट आइस अपनी स्किन में ना लगाएं, उससे आइस बर्न होने के मैंने बहुत सारे केसेस देखे जिसमें आइस बर्न होते हैं. तो बेटर है आप उसको रैप कीजिए एक पतला सा टॉवल में या हैंकरचिफ में, फिर आप उसको लगाओगे तो इट्स बेटर. और बेटर ऑप्शन है, अगर आप थोड़ा सा कूलिंग थेरेपी कुछ करना चाहो, तो आइस ग्लोब्स मिलते हैं अभी, उसको फ्रिज में रखिए, तो उसको डीपफिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हो. अगर कहीं रेडनेस आई, एक्ने आई, तो उसको भी थोड़ा सा रेडनेस कम करने के लिए वो लगा सकते हो. तो आइस ग्लोब्स कैन बी अ गुड ऑप्शन, बट आइस को डायरेक्टली स्किन में रगड़ना आई वुड नॉट सजेस्ट. ओके. और हार्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर के बारे में जानना है. कहा जाता है कि सिर्फ भारतीय शहरों में, और वो भी बड़े शहरों में, सॉफ्ट वाटर मिल जाता है. सॉफ्ट वाटर वो पानी होता है जिसमें अगर आप साबुन मिला दोगे तो झाग ज़्यादा बनता है, पर अगर उसी पानी में से ज़्यादा झाग नहीं निकला, चांसेस आर दैट इट मे बी हार्ड वाटर. ये भी कहा जाता है कि मोस्टली भारत में जब लोग शावर करने जाते हैं, नहाने जाते हैं, तब उन्हें हार्ड वाटर ही मिलता है. क्या हार्ड वाटर यूज़ करने से आपकी स्किन और हेयर क्वालिटी अफेक्ट होती है? स्किन में इतना नहीं, बट हाँ हेयर की क्वालिटी डेफिनेटली हार्ड वाटर से अफेक्ट होती है. हेयर थोड़े से ब्रिटल हो सकते हैं. हार्ड वाटर क्या करता है, उसके जो मिनरल्स है वो कोटिंग बना देती है आपके हेयर स्ट्रैंड्स में, तो उसकी वजह से हेयर थोड़ी सी ड्राई, फ्रिजी होना और ब्रिटल होना वो देखा जाता है. तो अगर आपका ड्राई डैमेज्ड हेयर है, कलर ट्रीटेड हेयर है, आपने कुछ केमिकल ट्रीटमेंट्स किया है, तो डेफिनेटली यू कैन लुक इनटू यूजिंग सॉफ्ट वाटर और वाटर सॉफ्टनर्स यूज़ कर सकते. ओके. आई थिंक हमने एक स्किन केयर की एनसाइक्लोपीडिया बना दी आज. राइट. इससे आई एम श्योर कि हमने सिर्फ 1% ऑफ योर नॉलेज को टैप इन किया. कितनी परसेंटेज को टैप इन किया? लेस देन 1. ये तो एकदम जनरल नॉलेज ही मैं शेयर कर रही हूँ, मुझे तो ऐसा लग रहा है. स्किन तो बहुत वास्ट है, बहुत कुछ बात कर सकते हैं स्किन में. तो ये सबसे कॉमन क्वेश्चन है यही सब. हाँ, ये बहुत ज़्यादा कॉमनली पूछे जाने सवाल कवर किए गए, एंड आई एम सो ग्लैड दैट यू आस्क्ड, बिकॉज इसी में है मिस इन्फॉर्मेशन, इसी से आते हैं मिसकंसेप्शन और मिस इन्फॉर्मेशन. तो आई रियली वांटेड टू क्लियर ऑल दिस आउट, सो एट लीस्ट वी नो व्हाट द ट्रूथ रियली इज. Dr. Pant, enjoyed learning from you, enjoyed helping India learn. Thank you, Dr. Pant. Thank you for having me. दोस्तों, तो ये था आज का एपिसोड. फीडबैक दीजिए, बताइए कि आपको 2 hours लॉन्ग एपिसोड्स देखना अच्छा लगता है, क्योंकि ऐसे डीप लंबे कॉन्वर्सेशंस करना मुझे बहुत अच्छा लगता है. आई फील कि बहुत ज़्यादा नॉलेज इम्पार्ट हो रही है फ्री ऑफ कॉस्ट. फीडबैक दीजिए, बताइए कमेंट सेक्शन में हाउ कैन वी इम्प्रूव दीज एपिसोड्स. क्या ये लेंथ सही है या लेंथ छोटी करनी चाहिए, ये भी बताइए. प्लीज़ कीप फॉलोइंग TRS. मेक श्योर यू फॉलो डॉक्टर आंचल पंत ऑन हर सोशल मीडिया हैंडल्स. हम कर देंगे उन्हें लिंक डाउन बिलो. एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम गाइस, फ्रॉम रणबीर एंड द टीम, लॉट्स ऑफ लव. कीप इम्प्रूविंग, कीप गेनिंग नॉलेज, एंड टेक केयर ऑफ योर स्किन एंड हेयर.